हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज़ की अब तक की पूरी कंप्लीट वीडियो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो को मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसलिए इस सीरीज़ में होने वाली एक भी इंसिडेंट्स छूटी नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी किए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। वीडियो ज़रा से भी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए बिना अब किसी और देरी किए वीडियो को करते हैं शुरू। एपिसोड की शुरुआत में ही हमें एक फाइटिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की एक ड्रैगन फ्लाई पे होती है। अब ये वर्ल्ड ऐसा होता है जहाँ पे सभी के पास एक एक ड्रैगन्स होते हैं और उन्हें ड्रैगन नाइट्स कहा जाता है। अब इस लड़की का मुकाबला एक और आर्मर पहने हुए व्यक्ति कर रहा होता है और वहीं हमें दिखाया जाता है कि ये एक तरह का मैच है जिसमें लोग अपनी अपनी चहेती टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तभी एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की। इसका नाम जिनयून है। अब इसका नाम जिनयून है और ये काफी अमीर है, इसके काफी ठाट है, तो ये चाहता है कि सारे लोग उस लड़की जिसका नाम यूलो है उसे सपोर्ट करें। लेकिन यहाँ जो सारे लोग हैं ये मना कर देते हैं कि हम भी हाई रैंक की ड्रैगन नाइट्स हैं, तो हम जिसे चाहे उसके लिए चेयर कर सकते हैं। इस पे जिनयून उनके सामने सोने से भरे हुए 2 बॉक्सेस पेश करता है और इस सोने की चमक देखते ही वे लोग तुरंत ही यूलो के लिए सपोर्ट करने लगते हैं। अब इससे साबित होता है कि पैसे की पावर कुछ और ही होती है। अब आगे बढ़ते हैं और हमें उस फाइटिंग सीन की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे वो ब्लैक ड्रैगन यूलो पे भारी पड़ रहा होता है और यहाँ इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट होती है। तभी हम देखते हैं कि बहुत बड़ा सेलेस्टियल बॉडी उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। अब इस बड़े से आग के गोले पर जैसे ही उस ड्रैगन की इलेक्ट्रिक वेव्स पड़ती हैं वो और भी बड़ा हो जाता है और यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। तभी हमें जिनयून को दिखाया जाता है जो अपनी तरफ बढ़ रही है उस तेज एनर्जी को देखते हुए सोचता है कि अगर मुझे दूसरा चांस मिलता तो मैं जरूर मनी को ना चूज करके अपनी स्ट्रेंथ और पावर को चूज करता। अब उसके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि जिनयून एक अलग ही डायमेंशन में चला जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि इस सिस्टम की वजह से ही जिनयून इतना अमीर बना था। आगे उसकी सिस्टम उसकी लाइफ का पूरा ब्यौरा स्क्रीन के सामने रखती है। यहाँ जिनयून भी अपनी गलती मानता है और ये रिग्रेट कर रहा होता है कि अगर उसे पहले से पता होता तो वह जरूर इस सिस्टम की बात सुनता और पैसे की पावर को चूज ना करता, बल्कि अपनी पावर और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का चूज करता ताकि वो लड़की जिसका नाम यूलो है वो उसे बचा सके। अब उसके ऐसा बोलते ही सिस्टम उसे बताती है कि चूंकि होस्ट की एक्सीडेंटल डेथ हो चुकी है इसीलिए होस्ट के सेटिस्फैक्शन के कारण उसे एक और चांस दिया जाता है। अब यहाँ हम जिनयून को देखते हैं जो कि टेलीपोर्ट होते हुए एक पास्ट टाइमलाइन में चला जाता है जहाँ पे उसकी उम्र मात्र 7 साल है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो पाता है कि वो एक बड़े से कुएं के अंदर है जो कि सूख चुका है। अब यहाँ वो अपने सामने यूलो को देखता है। साथ ही उस कुएं के अंदर एक आदमी और एक औरत भी होती हैं जो कि एक बहुत बड़े कोहराम से छुप रहे होते हैं। उनके विलेज में चारों तरफ उन ब्लैक ड्रैगन्स और मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था। तभी हम अचानक देखते हैं कि उस युद्ध के दौरान एक ड्रैगन को सोल्जर का तीर लग जाता है और वो सीधा उस कुएं में जा गिरता है। उस ड्रैगन के उस कुएं के अंदर गिरने की वजह वो आदमी उस औरत पे लगाता है और उसे बहुत पीटता है जिसके कारण वो गिर जाती है और पानी पानी कहने लगती है। लेकिन उस कुएं के अंदर जरा सा पानी ही बचा हुआ है जिसपे उस आदमी ने कब्जा कर लिया है और जैसे ही कोई इसके सामने उस पानी को लेने आता है वो उसे मारने की धमकी देता है। अब यहाँ पे जिनयून जो होता है वो इस सारे मामले से वाकिफ होता है और अपने पिछले लाइफ में उसने इस वाटर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया था वैसा ही करने की सोचता है। वो जानता था कि इस कुएं के अंदर एक वाटर लीफ का पौधा है जो इमरजेंसी के टाइम काम आ सकता है और उनकी भूख और प्यास कुछ समय के लिए सेटिस्फाइड कर सकता है। अब इन पत्तों को सबसे पहले जिनयून यूलो को देता है, लेकिन यूलो यहाँ इतनी दयालु होती है कि वो उस औरत की मदद करने की सोचती है। अब जो कि जिनयून इन सारी सिचुएशन से वाकिफ होता है तो उसके लिए यहाँ पे खतरा पानी नहीं बल्कि वो आदमी लगता है, इसलिए वो उस सन के आदमी से निपटने के लिए वहाँ पे रखे एक पत्थर को घिसने लगता है और उसे एक वेपन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। अब उन्हें इसी तरह से यहाँ पे कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक रात वो जो आदमी होता है वो भूख के कारण उसे ड्रैगन का ही मांस खाने लगता है जिसके कारण उस ब्लैक ड्रैगन की ईवल स्पिरिट उसे पॉजेस कर लेती है। अब वो पागल हो जाता है और यूलो पे हमला करने लगता है ताकि वो उसे भी खा सके। इतने में यहाँ जिनयून की आंखें खुलती है और वो यूलो को बचाने के लिए उस वेपन से उस आदमी पे अटैक करता है। लेकिन अब इस अटैक से उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उस ड्रैगन की स्पिरिट उसके अंदर आ चुकी है। अब इन दोनों में यहाँ काफी झड़प होती है जहाँ जिनयून ये डिसाइड करता है कि इस आदमी को मुझे मारना ही होगा अगर मुझे बचना है तो। और तभी हम देखते हैं कि जिनयून उस वेपन से उस आदमी का गला काट देता है जिससे वो ब्लैक ड्रैगन की जो स्पिरिट है उसके अंदर से निकल जाती है और वो आदमी वहीं मारा जाता है। लेकिन इस फाइट के दौरान यूलो यहाँ पे इंजर्ड हो जाती है और वो यहाँ पे काफी ज्यादा बीमार हो जाती है। अब इन लोगों को उस कुएं के अंदर 7 दिन और बीत जाते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि वो औरत जिसको पानी ना मिलने के कारण उसकी भी मौत हो चुकी है। अब यूलो की हालत और भी ज्यादा खराब होती जाती है और इन जिनके पास जो वाटर फंड की पत्तियां थी वो भी लिमिटेड थी।
अब उन पत्तियों के खत्म हो जाने के बाद जो जिनियन होता है अब यूलो का अपना ब्लड पिलाने लगता है। अब यहाँ उसका ब्लड लॉस होने के कारण हम देखते हैं कि ये दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद यहाँ जिनियन की आंखें खुलती है, जो कि एक बहुत बड़े फ्लाइंग हाथी पे होता है। यहाँ पे यूलो उसे बताती है कि हमारी मदद अंकल एडा ने की है, जो उस हाथी को चला रहा होता है। अब हमें यहाँ एडा को देखते हैं, जो उन्हें ऑफर करता है कि वो लोग चाहे तो उसके साथ रह सकते हैं, क्योंकि उनका जो प्रीवियस विलेज है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। जिस पे जिनियन ये सोचता है कि उसे पता नहीं कि उसके सिस्टम ने आगे उसके लिए कैसा अरेंजमेंट किया है, इसीलिए वो अपनी राह खुद डिसाइड करना चाहता है और उसे ये कह देता है कि हम दोनों ऑर्फन्स यानी अनाथ हैं, सो हमारे अंदर एबिलिटी है कि हम इस दुनिया में अपने आप ही सरवाइव कर सकें। तभी हम देखते हैं कि अचानक से टाइम रुक जाता है और यिनजुन का सिस्टम उसके सामने अपीयर होता है, जो उसके लिए एक नए टास्क को कंप्लीट करने का मिशन लाया था। अब इसका टास्क ये होता है कि जिनियन को एक ब्लू सी ढूंढना होगा। ये इस वर्ल्ड का सबसे ज्यादा सीक्रेट और इम्पोर्टेंट ट्रेजर है। अब ये जो ट्रेजर है इसके पीछे कई सारी बड़ी फैमिलीज लगी हैं, लेकिन जिनियन को इस ट्रेजर को ढूंढने में ये सिस्टम उसकी मदद करेगी। इसके लिए वो उसे मैप भी दिखाती है और इस मैप के अकॉर्डिंग जिनियन को तैंगशैन के जायंट सिटी जाना होगा। अब यहाँ जिनियन के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो तैंगशैन का जायंट सिटी होता है वो काफी ज्यादा दूर होता है। ये एक इम्पोर्टेंट सिटी होती है जो मेन लैंड के एकदम सेंटर में होती है और ना ही जिनियन के पास उतने गोल्ड कॉइन होते हैं जिससे वो एक ड्रैगन कार को रेंट कर सके। तभी उसकी नजर एडा पे पड़ती है और यहाँ पे एक रास्ता उसे सूझता है। अब यहाँ पे इनकी न्यू जर्नी स्टार्ट होती है, जहाँ पे यूलो जो होती है वो जिनियन से एक प्रॉमिस लेती है कि जिनियन उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और रास्ते में एक जगह आराम करने रुकते हैं, जहाँ एडा चिल्लाते हुए आता है और उन्हें बताता है कि जो फ्रूट्स उसने मार्केट में बेचने के लिए खरीदे थे वो सारे के सारे सड़ चुके हैं। जिसपे जिनियन उसे बताता है कि तुम सबसे बड़े गधे हो, अगर तुम इस फ्रूट का बिजनेस कर रहे थे तो तुम्हें उस फ्रूट को चूज करना चाहिए था जो कि पके हुए नहीं थे। सारे लोग भी ऐसा ही फल खरीदते हैं क्योंकि ये कुछ दिनों में पक जाते हैं और फिर इन्हें खाया जा सकता है, और तुमने पहले से ही बेचने के लिए पके हुए फलों को खरीदा जो कि 3 दिनों के अंदर ही सड़ गए। अब यहाँ पे जिनियन को एक आइडिया सूझता है और वो तैंगशैन सिटी जाने के लिए एडा को बेवकूफ बनाने की सोचता है। यहाँ वो एडा से कहता है कि तुम सारे ये पके हुए फल मुझे दे दो, मैं इनका पैसा प्रॉफिट के साथ तुम्हें लौटाऊंगा। अब इस पे एडा मान जाता है और यहाँ वो जिनियन की बिजनेस टेक्निक को देखते हुए उसे आग्रह करने लगता है कि वो उसके साथ ही रहे। अब आगे हम यहाँ जिनियन को देखते हैं जिसके पास एक बिजनेस माइंड होता है और वो इसका इस्तेमाल करके उन सारे पके हुए फलों का रस निचोड़ लेता है और एक ऐसा 3 कलर आइस ब्रू बनाता है जिसके हर सिप में अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं। जिनियन यहाँ पे आगे कहता है कि अब इस ड्रिंक को हम एक हाई क्वालिटी के बॉटल में सर्व करेंगे, क्योंकि वो अमीरों के माइंड सेट को अच्छी तरीके से जानता था। जो चीजें बहुत ज्यादा महंगी और सोफिस्टिकेटेड दिखती हैं, अमीर लोग उसे ही लेना पसंद करेंगे। अब यहाँ पे वो एक बॉटल की ड्रिंक की कीमत 1 गोल्ड कॉइन लगाता है। ये सुन के यहाँ एडा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इतना महंगा ड्रिंक यहाँ कोई खरीदने वाला नहीं। अब उनके पास ढेर सारा प्रोडक्ट तो बन जाता है, अब इसके पैकेजिंग और मार्केटिंग की बारी आती है। पैकेजिंग के लिए जिनियन यहाँ पे एक ड्राइंग दिखाता है और उसे इसी शेप के 100 बोटल्स तैयार करने के लिए कहता है एडा से। इसके लिए उसे 100 सिल्वर कॉइन्स पे करने होंगे और ये सुन के एडा बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि अब तक उसने अपने इस बिजनेस में इतने ज्यादा पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया था। जिसपे जिनियन उसे ये कहते हुए मना लेता है कि अगर बॉटल हाई ग्रेड्स के और एक्सपेंसिव दिखेंगे कि तभी लोग सोचेंगे कि इसके अंदर जो ड्रिंक है वो काफी यूनिक है और डिलीशियस है और इसीलिए लेना इसे पसंद करेंगे। साथ ही वो यहाँ इस चीज पे भी जोर डालता है कि इसी शेप और स्ट्रक्चर के बॉटल्स क्रिएट किए जाए, तभी इस ड्रिंक का टेक्सचर इसका ठंडा पर बरकरार रह पाएगा। अब आगे इनकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग हो जाती है। अब अगला स्टेप होता है इस प्रोडक्ट के इंस्पेक्शन की, इसलिए वो इस एरिया के सबसे बड़ी डोंगियन फैमिली के पास आते हैं इस ड्रिंक के इंस्पेक्शन के लिए। जैसी वो लेडी इस ड्रिंक को पीती है वो अमेज रह जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने इस तरह का टेस्ट कभी महसूस नहीं किया था। अब यहाँ जिनियन उस ड्रिंक की काफी अच्छे से मार्केटिंग करता है कि ये बहुत फ्रेशी ड्यू है जो आपके हर एक सिप में रिफ्रेश कर देगा। साथ ही जो इसका यूनिक टेस्ट है वो मेरे इन्वेंशन के कारण ही आया है, ऐसी रेसिपी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। आगे वो कहता है कि ये जो ड्रिंक है वो एक स्टेटस सिंबल बनने वाला है फ्यूचर में। अब जैसे यहाँ जिनियन इसकी प्राइस बताता है वो हैरान हो जाती है, लेकिन यहाँ जिनियन इसकी और भी खासियतें बताते हुए उसे किसी भी तरह से कन्विंस कर लेता है और उसे यहाँ सिर्फ 100 बॉटल्स देने को तैयार होता है। जिसपे वो लेडी यहाँ पर एक कंडीशन रखती है कि वो 1 गोल्ड कॉइन नहीं बल्कि 3 गोल्ड कॉइन्स देगी अगर वो इस ड्रिंक की रेसिपी भी उन्हें दे दे। अब यहाँ पे इनकी डील सील हो जाती है और इनका अगला पड़ाव होता है उस तैंगशैन सिटी की तरफ, क्योंकि अब इनके पास अच्छे खासे पैसे आ चुके थे। लेकिन यहाँ वो जो एडा होता है वो काफी डिसअपॉइंट होता है। वो यहाँ जिनियन पे गुस्सा कर रहा होता है कि उसने सारी की सारी बॉटल्स उस लेडी को क्यों नहीं दी, क्योंकि उन्होंने 300 बॉटल्स की प्रोडक्शन की थी और जिनियन ने उस लेडी को मात्र 100 बॉटल्स ही दिए थे।
यहाँ आडा वो ये सोच के और भी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है कि इतने सारे पैसे हमारे पास हो जाते जितने मैंने 10 सालों में नहीं कमाए। जिसपे जिनियन उसे मार्केटिंग टेक्निक्स बताते हुए कहता है कि हम अपने प्रोडक्ट को सिर्फ एक ही जगह पे सेल नहीं कर सकते, हमें इसकी प्रसिद्धि को और भी बढ़ाना होगा, इसीलिए हमें तैंगशान सिटी की तरफ जाना चाहिए। ये सिटी इतना बड़ा है कि हम यहाँ पे इसे दुगने दामों पे बेचेंगे। अब आगे वे लोग तैंगशान सिटी की तरफ पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जिनियन जो होता है अडा और यूलो को उस ड्रिंक की मार्केटिंग करने के लिए भेज देता है ताकि वो लोग इस 3 कलर कोल्ड ड्रिंक को प्रमोट कर सके। और दूसरी तरफ खुद चल पड़ता है उस सीक्रेट ट्रेजर की तलाश में, क्योंकि उसे अब ब्लू सी को ढूंढना था और किसी भी तरह से ये टास्क को कंप्लीट करना था। अब आगे उस सिस्टम के दिए गए इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जिनियन को उस ब्लू सी को निकालने के लिए एक फावड़ी की जरूरत होती है, इसलिए वो एक बहुत ही पुराने शॉप पे जाता है, जहाँ पे जिनियन उस सेलर को देख के डर जाता है, क्योंकि वो अपने द्वारा बनाए गए आर्मर को पहन कर उसका टेस्ट ले रहा होता है। लेकिन वो सेलर उसके साथ अच्छी तरह पेश नहीं आता। उसे लगता है कि एक बच्चा क्या ही उसकी दुकान से खरीदेगा, लेकिन यहाँ जिनियन उससे कहता है कि उसे एक फावड़ा खरीदना है जो कि सोने की बनी है। और यहाँ आगे हम देखते हैं कि जिनियन ने उन सारे गोल्ड के फावड़ों को खरीद लिया होता है, क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा गोल्ड कॉइन्स थे। और उसे जाते देख यहाँ जो सेलर होता है उसे जोर जोर से चीखते हुए कहता है कि अगली बार उसके शॉप पे जरूर आए। तभी उसके शॉप में हम एक और बंदे को आते देखते हैं, जो कि एक ड्रैगन राइडर होता है और अपनी आइडेंटिटी उसने एक क्रो मास्क के पीछे छुपाई थी। अब ये भी यहाँ पे गोल्ड के फावड़े खरीदने आया था, क्योंकि इसकी नजर भी उस सीक्रेट ट्रेजर उस ब्लू सी पे होती है। आगे हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काफी ढूंढने के बाद जिनियन को तो वो ब्लू सी नामक सीक्रेट ट्रेजर नहीं दिखता और वहाँ पे किसी की खुदाई करने की उसे आवाज सुनाई देती है। यहाँ जिनियन को लगता है कि यही वो सीतू नामक रॉक है जिसके अंदर ब्लू सी है, इसीलिए वो यहाँ उस आदमी से ये कहते हुए कि तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हें जल्द से जल्द जाना चाहिए, उसे खुदाई करने से रोक देता है। जिसपे वो आदमी उसे कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ तो मैं क्रिस्टल रेडिस को ढूंढने आया हूँ। अब यहाँ पे जिनियन मिसअंडरस्टैंड कर बैठता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में उसे बताया गया था कि सीतू नामक एक बंदा आएगा जो एक पत्थर को तोड़ रहा होगा और उसी पत्थर के अंदर जिनियन को वो ट्रेजर हासिल होगा। कि तभी अचानक से हमें 2 आदमियों को आते देखते हैं, जिनमें से एक का नाम सीतू होता है और वो एक बड़े से लाल रॉक को क्रश करने वाला होता है। कि तभी जिनियन उसके सामने आ जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है, एक बहाना बनाते हुए कि उसके डैड एक आर्टिस्ट हैं और उन्हें इसी तरह के रेयर मटेरियल्स की जरूरत है ताकि वो मूर्तियों को बना सके। जिसपे वो दोनों से कहते हैं कि तो चलो हम तुम्हारी मदद कर देते हैं, क्योंकि ये स्टोन काफी भारी है। लेकिन जिनियन यहाँ उन्हें टालते हुए ये कहता है कि उसके डैड एक बड़ी सी कैरेज ला रहे हैं इस पत्थर को उठाने के लिए और हम लोग अपनी यहाँ मदद खुद कर सकते हैं। ये सुनते हुए वो दोनों आदमी वहाँ से चले जाते हैं। अब जिनियन यहाँ पे वो गोल्ड फावड़ा निकालता है और लगातार उस पत्थर पे अटैक करने लगता है, लेकिन वो स्टोन काफी हार्ड होता है और उसके बार बार प्रहार करने के बावजूद उसमें एक खरोच तक नहीं आती। लेकिन बार बार उस पर अटैक करने के बाद फाइनली उस रॉक में एक दरार आ जाता है और हमें वो ब्लू सी नामक ट्रेजर दिखाई देता है। आगे जिनियन इस अजूरी ट्रेजर को सिस्टम की तरफ दिखाते हुए कहता है कि उसने वो टास्क कंप्लीट कर ली है। लेकिन यहाँ जिनियन को उसकी सिस्टम किसी तरह का अपग्रेड नहीं देती, क्योंकि मात्र एक ये टूल मिशन होता है, इसलिए उसकी सिस्टम इसे थ्रो अवे करने के लिए कहती है। अब जिनियन उस ट्रेजर को यहाँ फेंकने से मना कर देता है, क्योंकि ये क्रिस्टल की तरह शाइन कर रही थी। कि तभी अचानक से वही मार्क्समैन वहाँ पे आता है जो पीछे से जिनियन पे अटैक करता है और उसे कहता है कि जल्द से जल्द वो अजूरी ट्रेजर मेरे हवाले कर दो। अब यहाँ उसके अटैक से बचता हुआ जिनियन जो होता है वो एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाता है, जहाँ वो अपने सिस्टम को सम्मन करता है कि इतने क्रिटिकल मूवमेंट पे उसकी मदद करे। जिसपे उसके सिस्टम उससे कहती है कि तुमने टास्क को कंप्लीट नहीं किया तो अब तुम खुद ही इससे निपटो। तभी यहाँ जिनियन का ध्यान उस ब्लू सी की तरफ जाता है, जो कि एक्चुअल में एक ड्रैगन क्रिएशन स्टोन होता है। इसका मतलब होता है कि ये ड्रैगन्स के एग्स होते हैं, जो कि वो खुद एक क्रिस्टल स्टोन से बनाते हैं। अब जैसे ये ग्लो करने लगते हैं, इससे निकलने वाला ड्रैगन अपना मास्टर चूज करता है। अब इसके पूरी तरह से क्रिएट होने में बस कुछ ही टाइम बाकी होता है, इसलिए तब तक जिनियन उस ड्रैगन राइडर का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि वो एक मात्र 7 साल का बच्चा है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसलिए वो उस पर अटैक ना करे। जिसपे वो ड्रैगन राइडर उसे ये कहते हुए कि तब तो तुम मेरे लिए सबसे आसान शिकार हो, इस पे लगातार अटैक करने लगता है। यहाँ जिनियन और भी ज्यादा टाइम गेन करने के लिए अपने पास जितनी भी चीजें रहती हैं उसकी तरफ फेंकने लगता है, लेकिन अब उसके पास फेंकने के लिए कुछ भी नहीं रह गया था, इसलिए वो वहाँ से भागने का डिसाइड करता है। यहाँ वो उस ड्रैगन राइड के अटैक से बचता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। वो क्रिस्टल बॉल शाइन करने लगती है और जिनियन के अराउंड एक शील्ड क्रिएट कर लेती है। अब हम देखते हैं कि उसके अंदर का जो ड्रैगन सोल होता है वो जिनियन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है, जिससे जिनियन एक अलग ही स्पिरिचुअल स्पेस में चला जाता है। अब यहाँ पे उसे रिवील होता है उसका ड्रैगन नाइट। अब ये ड्रैगन काफी ज्यादा शानदार होता है, जो कि चाइना के रियल ड्रैगन के एंसेस्टर होते हैं। अब जैसे यहाँ जिनियन अपने नए पार्टनर उस ड्रैगन को कॉल आउट करता है, वो ड्रैगन आते ही जिनियन में समाहित हो जाता है
अब यहाँ जिनियन काफी ज्यादा पावरफुल महसूस करने लगता है, क्योंकि ये जो अजूरा सी का ड्रैगन होता है ये 9.9 ड्रैगन क्रिएशन स्टोन से बना होता है, इसीलिए इसे उस वर्ल्ड का सबसे सीक्रेट ट्रेजर कहा जाता है। आगे यहाँ सीन वापस से जंगल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ वो ड्रैगन राइडर होता है वो जिनियन को कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस ब्लू सी से मर्ज करने की। अब आगे वो अपने बीस्ट को समन करता है और यहाँ इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि जिनियन भी अब अपने ड्रैगन को समन करता है और उसे अपनी पावर दिखाता है। अब ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो जो ड्रैगन राइडर होता है अपने अराउंड 3 लेयर की शील्ड क्रिएट कर लेता है। फिर भी वहाँ ये बच नहीं पाता और इंजर्ड हो जाता है। यहाँ से भागते हुए वो जिनियन से कहता है कि याद रखना बच्चे, मेरा नाम कार्ड है और मैं कार्डा शाइन फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हमारी मुलाकात जल्दी होगी, क्योंकि मुझे तुमसे अब किसी भी हाल में रिवेंज लेना है। अब यहाँ पे कार्डाशान फैमिली के बारे में सुन के जिनियन की तो लग जाती है, क्योंकि ये उस एरिया की सबसे बड़ी 10 बिगेस्ट और रिचेस्ट फैमिली में से एक थे। लेकिन उसके जाते ही यहाँ जिनियन के जान में जान आती है, क्योंकि वो इस फाइट से बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था और अगर वो कार्ल आगे और भी फाइट करता तो यहाँ जिनियन उसका मुकाबला नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ जिनियन का ये आभास हो जाता है कि उसकी ये जो ड्रैगन की पावर है वो इनफ नहीं है। अब आगे यहाँ जिनियन अपने सिस्टम को ये बताता है कि वो सक्सेसफुली उस ब्लू सी से इंटीग्रेट हो चुका है, तो आखिर उसके ड्रैगन में इनफ पावर क्यों नहीं है, जिसपे उसके सिस्टम उसे बताती है कि ये जो ब्लू सी नामक मिशन था, इस मिशन में तुम फेल हो चुके हो क्योंकि तुमने इसके प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। मिशन कंप्लीट होने के बाद तुमने इसके टास्क प्रॉप्स को सिस्टम में सबमिट करना था, जिसमें यहाँ जिनियन के समझ में आता है कि ये मिशन उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने का नहीं था, बल्कि एक टास्क प्रॉप की तरह उस ब्लू सी को उस सिस्टम में सबमिट करना था, जिसपे उसका सिस्टम बताती है कि होस्ट की जो मेन बॉडी है वो काफी ज्यादा वीक है, इसके कारण उसमें फ्यूजन फाउंडेशन ना के बराबर है। अब चूंकि होस्ट फोर्सफुली उस ड्रैगन से मर्ज हो चुका है, इसलिए होस्ट की बॉडी अब अनएक्सपेक्टेड डैमेज हो चुकी है, क्योंकि इस फ्यूजन के कारण जो जिनियन होता है वो अपनी सारी पोटेंशियल को ओवरड्रॉन कर चुका होता है। अब जिनियन के अंदर इतनी ज्यादा पोटेंशियल नहीं बाकी रह गई है जिसके कारण वो अपने ड्रैगन को अपग्रेड कर सके। लेकिन फिर भी अगर जिनियन अपने ड्रैगन को फोर्सफुली अपग्रेड करने की कोशिश करता है तो यहाँ उसके सर्वाइवल के चांसेस सिर्फ 1% रहेंगे। मीन्स कि यहाँ पे उसकी डेथ हो सकती है, जिसपे जिनियन अपने सिस्टम को कोसने लगता है और उससे कोई सोल्यूशन पूछता है, जिसपे उसकी सिस्टम उसे बताती है क्योंकि अब होस्ट ने उस जबरदस्ती के फ्यूजन के कारण अपनी एनर्जी बॉडी के पोटेंशियल लेवल को एक्सीड कर चुका है, इसलिए उसके ये बाद की एडवांसमेंट लेवल के लिए ये सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रही है। लेकिन अगर होस्ट जल्द से जल्द अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना चाहता है और अपनी एडवांस सेफ्टी चाहता है तो उसे जल्द से जल्द सिस्टम के बताए हुए टास्क को करना होगा। अब यहाँ पे उसके स्ट्रेंथ और अपने पोटेंशियल को वापस से गेन करने के लिए सिस्टम उसे पहला टास्क देती है, जिसमें उसको हाई लेवल के इक्विपमेंट्स फाइंड करने होंगे। अब जैसे वो सिस्टम के बताए हुए टास्क को पूरा करेगा, उसकी जो बेसिक एट्रीब्यूट्स है वो इम्प्रूव हो जाएंगी। अब यहाँ पे जिनियन का आकर समझ में नहीं आता है कि उसे अपने न्यू एडवांसमेंट के लेवल के लिए क्या करना होगा, जिसपे उसकी सिस्टम उसे बताती है कि जैसे ही होस्ट के पास हाई लेवल के इक्विपमेंट्स आ जाएंगे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो अब उसकी बॉडी पे एनर्जी का प्रेशर पड़ रहा है वो नहीं होगा। इसीलिए वो अपने मैचिंग इक्विपमेंट्स को फाइंड करना बहुत जरूरी है ताकि होस्ट अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सके और अपने न्यू एडवांस्ड लेवल पे पहुंच जाए। आगे सिस्टम उसे एक लोकेशन बताती है जो इस जगह से ज्यादा दूर नहीं होती। अब ये लोकेशन उसे मिस्टी शहर का दिया जाता है, जहाँ पे उसे स्क्रीन में दिखाए गए इक्विपमेंट्स को ढूंढना था। अब ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो रेयर फ्लाइंग एग्स होते हैं, जो कि इसके यूजर के बॉडी के एनर्जी जनरेशन में एक लूप की तरह काम करेगा और फोर्सफुल फ्यूजन के कारण जो डैमेज जिनियन के एनर्जी को हुआ है, साथ ही उस डैमेज को हील करते हुए ये यूजर को और भी एनर्जी बोनस देगा, जिससे उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आगे उसकी सिस्टम उसे ये भी बताती है कि जब वो इन रेयर इक्विपमेंट्स यानी फ्लाइंग एग्स को हासिल कर लेगा तो होस्ट को एक न्यू लेवल पे बिना किसी रिस्क के प्रमोट कर दिया जाएगा और ये रैंक होगी ब्रॉन्ज रैंक। आगे जिनियन का यहाँ अगला मिशन मिस्टी सिटी की तरफ होता है, जहाँ पे होने वाले युबाओ कॉन्फ्रेंस में प्रॉब्ली उसे वो फ्लाइंग एग्स मिलने की उम्मीद होती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे जो जिनियन होता है वो अडा को स्टैंगशाइन सिटी में ही रहते हुए अपने ड्रिंक को बेचने की सलाह देता है और यहाँ वो खुद योलो के साथ उस मिस्टी सिटी की तरफ निकल पड़ता है, जिसपे योलो से कहती है कि हमारे पास ना कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है ना ही अडा है, तो हम उस सिटी में कैसे जाएंगे। जिसपे जिनियन ये कहते हुए कि किसने कहा कि हम नहीं उड़ सकते हैं, वो अपने ड्रैगन को समन करता है, क्योंकि अब जिनियन एक ड्रैगन नाइट बन चुका था और उसके पास खुद का ड्रैगन होता है। ये लोग उस ड्रैगन पे सवार होकर उस मिस्टी सिटी की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पे उन्हें उस युबाओ कॉन्फ्रेंस में एंट्री लेने के लिए अपना एक स्टॉल लगाना होता है, जिसमें वो मैजिकल एट्रीब्यूट्स और ट्रेजर्स को बेच सके।
और बिना कोई स्टॉल के सेटअप किए हुए उन्हें इस यूबॉक कॉन्फ्रेंस में एंट्री नहीं मिल सकती। आगे वो 10 गोल्ड कॉइन्स रजिस्ट्रेशन फीस देते हुए एक स्टॉल के लिए अप्लाई कर देते हैं। अब उन्हें इस यूबॉक कॉन्फ्रेंस की ऑफिशियल मीटिंग के लिए कुछ आर्टिब्यूट्स या आर्टिफैक्ट्स चाहिए होते हैं जिनकी कीमत $1 मिलियन से भी ज्यादा होनी चाहिए। अब आगे ये लोग उन आर्टिफैक्ट्स का जुगाड़ करने जा ही रहे होते हैं कि एक बहुत बड़ी भीड़ उनके सामने से गुजरती है। अब यहाँ जिनियन को उस भीड़ से पता चलता है कि सारे लोग उस ड्रैगन फ्रूट को देखने जा रहे हैं जिसको अभी कोई सेल करने वाला है। अब ये जो ड्रैगन फ्रूट होता है वो उस मेन लैंड का नंबर 1 इक्लीजर होता है जिसे पाने के लिए अब बोली लगने वाली होती है वहाँ पे। अब यहाँ जिनियन को अचानक से याद आता है क्योंकि वो फ्यूचर से आया होता है कि इसी समय में डेमन ड्रैगन क्लैन के बंदे यहाँ पे आएंगे जिनके पास वो ड्रैगन क्रिएशन स्टोन होगा जो कि 9 स्पिरिट से बनाया जाता है। क्योंकि उस डेमन ड्रैगन क्लैन को वो ड्रैगन फ्रूट चाहिए होता है और अगर अभी मैं उसे ड्रैगन फ्रूट को खरीद लूं तो हो सकता है कि आगे जाके मैं उस यूबॉक कॉन्फ्रेंस में इस ड्रैगन फ्रूट को उनके उस ड्रैगन क्रिएशन स्टोन के साथ एक्सचेंज कर पाऊं। अब यहाँ पे हमें ये रिवील होता है कि पास्ट में यूलो ने कुछ ऐसा किया था जिसका हमेशा ही जिनियन को पछतावा रहता है, इसलिए वो दोबारा इस गलती को नहीं करना चाहता और वो अब की बार वो ड्रैगन फ्रूट जरूर खरीद लेगा ताकि यूलो को दोबारा वो करना ना पड़े जो उसने लास्ट बार किया था। आगे वो यूलो को देखते ही कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें एक गिफ्ट दिलवाता हूँ, जिसमें यूलो से कहती है कि चाहे तुम मुझे जो भी दोगे मैं उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगी। अब यहाँ पे जिनियन के ये डिसाइड करते ही कि 9th ग्रेड का ड्रैगन स्टोन मैं आ रहा हूँ तुमसे डील करने। फाइनली हमारे हाफ सीरीज का एपिसोड्स यहीं खत्म होते हैं क्योंकि हमारे साथ एक सस्पेंस बनाए रखता है कि आखिरकार पास्ट में यूलो ने क्या ऐसा किया था जिसके कारण अब जिनियन वो 9th ग्रेड का ड्रैगन स्टोन लेना चाहता है और ये ड्रैगन डेमन क्लैन कौन है जो उस ड्रैगन फ्रूट को खरीदना चाहता है। सब कुछ रिवील होगा इसके नेक्स्ट पार्ट में जो हम अब यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूलो चैन की नींद सो रही होती है लेकिन अचानक उसकी आंखें खुल जाती है एक खूंखार आवाज से। अब यहाँ पे उसे खंजर को तेज करने की आवाज आ रही होती है। यूलो जाके देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि जिनियन होता है। जैसे ही डरते डरते यूलो उसे टच करती है, देखती है कि जिनियन की आंखें लाल है। अब यहाँ जो जिनियन होता है वो जानबूझकर उसे डराने लगता है, इसलिए तैश में आके यूलो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जिनियन का जो गाल होता है वो सूज चुका होता है। यूलो कल रात के लिए उससे माफी मांगती है जिससे जिनियन उसे सारी बात बताता है कि हमने तो स्टॉल सेटअप कर लिया लेकिन उस स्टॉल में ऑक्शन के लिए हमें कोई ट्रेजर्स तो चाहिए ना, इसलिए मैंने सारी रात हार्ड वर्क करके ये फायर शटल बनाया है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी किसी ने मुझे बहुत तेज पीटा है। अब आगे वे दोनों अपने ट्रेजर के ऑक्शन रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं जहाँ पे ये लड़की उनसे पूछती है कि आखिर तुम लोग किस चीज में बिजनेस करना चाहते हो, जिसपे जिनियन उसे वो ट्रेजर दिखाता है और वो लड़की इसे देख करके पूरी तरह से अचंभित और सरप्राइज रह जाती है। ये आखिर क्या भला है और इतने रेयर ट्रेजर को तो मैं इंस्पेक्शन नहीं कर सकती, मुझे इसके लिए एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी, वही इसे देख करके बता सकते हैं कि इसे कौन सी कैटेगरी में रखा जाए। अब हमें वो फायर शटल दिखाया जाता है जिसे 3 एक्सपर्ट्स बड़ी ही गंभीरता से जांच कर रहे होते हैं। अब ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो स्पेशली इनवाइट किए जाते हैं यूबॉक कॉन्फ्रेंस के द्वारा। अब उनमें से एक एक्सपर्ट जिनियन से पूछता है क्या ये एक ऐसा वेपन है जिससे एक ड्रैगन ग्लास के द्वारा पावर दिया जाता है, जिसपे जिनियन के हाँ बोलने के बाद उनका दूसरा सवाल आता है कि ये एक ऐसा वेपन है जिसे ड्रैगन क्रिस्टल द्वारा चलाया जाता है। अब इसे चलाने वाला तो वो ड्रैगन नाइट होता है लेकिन इसे पावर देने वाला उसके अंदर का ड्रैगन होता है जो अपने पावर को सबसे पहले लीडर के साथ मर्ज करता है और फिर इसकी एनर्जी पहुंच जाती है इस फायर शटल के टिप में। कि तभी दूसरा एक्सपर्ट कहता है कि ये तो एक जीनियस इन्वेंशन है, अगर इसका मास प्रोडक्शन किया जाए तब तो ये वेपन वर्ल्ड में धमाका मचा देगा और आने वाले फ्यूचर में सिर्फ इसी को ही यूज किया जाएगा। आगे वो जिनियन से पूछता है क्या तुमने इसे इन्वेंट किया है, जिसपे जिनियन यहाँ पे झूठ बोलते हुए कहता है कि ये मेरे ग्रैंडफादर की बहुत सालों की मेहनत है, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर एक वेपन एक्सपर्ट थे और ये उन्हीं की रिसर्च का रिजल्ट है। लेकिन असल बात यहाँ जिनियन के माइंड में ये चल रही होती है कि उसने फ्यूचर में कई सारे पैसे लगा के बहुत सारे जीनियस और साइंटिस्ट को लगा करके कड़ी मेहनत के बाद उसने ये फायर शटल की रिसर्च पूरी की थी, लेकिन वो यहाँ उन्हें ये सच्चाई तो नहीं बता सकता था कि वो फ्यूचर से आया है, इसीलिए उसे यहाँ एक झूठा बहाना बनाना पड़ता है।
अब यहाँ पे देखते हैं कि वो जो एक्सपर्ट्स के पैनल होते हैं वो अभी भी गहराई से उस वेपन को देख रहे होते हैं, जिसपे जिन यून उनसे पूछता है। इसपे जिन यून उनसे पूछने लगता है क्या मैं इस युवाओं कॉन्फ्रेंस में एलिजिबल नहीं हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसपे जो दूसरे एक्सपर्ट होते हैं वो जिन यून को साइड ले जाते के कहते हैं कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हारे लिए एक फायदे की बात यहाँ बता सकता हूँ। इसपे जिन यून तबाक से उनसे कहता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन फिर बाद में कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तो बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। वो एक्सपर्ट उनसे कहता है कि अगर तुम इस फायर शटल को मेरे ही ऑक्शन हाउस में बेचो तो कैसा रहेगा, तुम्हें इस ट्रेजर के बदले में मैं अच्छी खासी रकम दूंगा। जिसपे जिन्यून उसे कहता है कि मैं बेचने की बात क्या कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसका पूरा का पूरा इन्वेंशन आइडिया या ब्लूप्रिंट ही रख सकते हो। अब ये बात सुन के तो उस एक्सपर्ट के पैरों तले जमीन नहीं रहती, वो खुशी के मारे उछलने लगता है और यहाँ ब्लूप्रिंट कई अच्छे दाम में उसे ले लेता है। और इसके बदले में वो जिन्यून को एक बड़ा सा बॉक्स देता है जो कि सोनों के सिक्कों से भरा होता है। यहाँ येलो उसे पूछने लगती है कि अगर हम वो उस ड्रिंक की तरह इसे भी बना करके खुद बेचे तो हम ज्यादा मुनाफा कमा सकते थे। जिसपे जिन्यून यहाँ पे उसे असल बात बताता है कि ये जो फायर शटल है इसमें कुछ कमियां हैं, और वो कमी ये है कि इसे बनाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, और कई बार बनाने के बावजूद भी जब मैं कल रात इसे बनाने के लिए बैठा तो मुझे कई सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी और इसे बनाने में पूरी रात लग गई। और अगर एक ऐसा क्राफ्टमैन जो काफी ज्यादा स्किल्ड है वो भी इसे बनाने की कोशिश करेगा ना, ये इतना पेचीदा है कि ये इसे बना नहीं पाएगा। अब इस बात से तुम ही समझ जाओ कि वो जो एक्सपर्ट था जिसने अभी भी मेरे साथ ट्रेड किया है उसे कितना प्रॉफिट हुआ होगा और मुझे कितना लॉस। अब यहाँ जिन्यून की इस चालाकी को देख करके तो येलो हैरान रह जाती है कि ये मेरी ही एज का है, लेकिन ये कितना मैच्योर हो गया है पहले से और कितनी आगे की सोच रहा है। और दूसरी तरफ मैं हूँ जिसका ख्याल अब भी जिन्यून को ही रखना पड़ रहा है। अब यहाँ येलो इसी तरह के थॉट्स को बार बार सोचते हुए अपने आप को कोस रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि फिर से बहुत सारे आदमी उस ड्रैगन फ्रूट के ऑक्शन की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं। अब ये सारे लोग वहाँ पे जा करके उस ड्रैगन फ्रूट को देख रहे होते हैं। ये लोग पहली बार उस ड्रैगन फ्रूट को देख रहे होते हैं, इसलिए वो सेलर इनसे खिचखिच करने लगता है, क्योंकि ये जो ड्रैगन फ्रूट्स होते हैं वो पूरी तरफ से विलुप्त हो चुके हैं उस वर्ल्ड से, और शायद ही कोई पेड़ में एकाध फल दिख जाता है, इसलिए वो काफी रेयर काइंड ऑफ फ्रूट होते हैं। अब वो सेलर उन सबको वहाँ से भगा रहा होता है ये कहते हुए कि ये कोई म्यूजियम थोड़ी ना है जो तुम लोग आकर के इसे फ्री में देख रहे हो, तुम लोगों को खरीदना है तो ही तुम लोग यहाँ रह सकते हो। और याद रहे कि मैं 3000 सोने के सिक्कों से एक सोना कम नहीं लूंगा। जिसपे वो सभी कहने लगते हैं कि लगता है कि तुम्हें इस ड्रैगन फ्रूट को बेचना ही नहीं है, इसलिए तुमने इतनी हाई प्राइस रखी है। जिसपे वो सेलर कहता है कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट मैजिक मेडिसिन है जो कि लाइफ्स बचा सकता है। तुम लोगों को क्या लगता है कि जान की कीमत कितनी होनी चाहिए? इसमें उनमें से एक बंदा तो कहता है कि नहीं, मेरी जान तो 2000 सोने सिक्के से भी कम है। जिसपे वो सेलर उनसे कहता है कि चलो चलो बिजनेस के समय में टाइम खोटी मत करो, और वहाँ से उन्हें भगा देता है। तभी हम देखते हैं कि जिन्यून वहाँ पे आता है और वो अपने सोने के सिक्के की पेटी सामने रखता है, और जैसे वो खुलता है ना, वो सोने की चमक देख के उसकी आंखें चौंधी आ जाती हैं। वो ड्रैगन फ्रूट को खरीद लेता है और यहाँ पे ये रिवील करता है कि अब वो टाइम आ गया जब इसकी मदद से मैं एक शॉकिंग डील यहाँ पे करूंगा, जो कि होगा आने वाले उन ड्रैगन डेमंस के साथ। आगे वो यूलू को कहता है कि देखना, मैं इस ड्रैगन फ्रूट के बदले में एक ऐसा ड्रैगन स्टोन एक्सचेंज कर लूंगा तुम्हारी सारी परेशानियों को हटाने के लिए वर्थी होगा। लेकिन यहाँ यूलू तो अपने ही ख्यालों में होती है, और यहाँ जिन्यून से वो कहती है क्या मैं अकेली ही कल शॉपिंग पे जा सकती हूँ? जिसपे जिन्यून के ये पूछने पे क्या तुम्हें कुछ खरीदना है? यूलो उससे कहती है कि मुझे कुछ खरीदना तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें देखती आ रही हूँ कि तुमने अकेले ही सारे के सारे ट्रेजर्स को कैसे एक्सचेंज किया है। अब तुम तो इतने ज्यादा एक्सपीरियंस हो गए हो, इसीलिए मैं भी ये ट्राई करना चाहती हूँ, और मैं तुम्हारे पीछे हमेशा तो नहीं रह सकती ना, तो मैं भी तुम्हें ये प्रूव करके दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ और तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिसपे जिन्यून उसे परमिशन दे देता है ये कहते हुए कि चलो तुम्हारी भी स्ट्रेंथ देख लेते हैं। आगे ये लोग जिन्यून को थैंक यू बोलते हुए वहाँ से चली जाती है, और इधर हम जिन्यून को कहते देखते हैं कि अब टाइम आ चुका है कि मुझे जल्द से जल्द उस फ्लाइंग एक्स को ढूंढना होगा जो उसके सिस्टम ने उसे बताया था। आगे हम देखते हैं कि जिन्यून अब अकेला ही निकल पड़ता है अपनी नई जर्नी की तरफ, ताकि उसे वो फ्लाइंग एक्स किसी भी तरह से मिल जाए। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं होता है फिनिश। अब नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं उनको उसके सिस्टम एक टास्क देती है जिसके अकॉर्डिंग उसे ब्लू सी को ढूंढना होता है। लेकिन वो ब्लू सी कुछ और नहीं बल्कि एक ड्रैगन क्रिएशन स्टोन होता है, जिससे जिन्यून फोर्सफुली उससे कनेक्ट होता है और यहाँ उसे सबसे पहला अपना ड्रैगन मिल जाता है।
जिसपे उसकी सिस्टम उसे बताती है कि ऐसा फोर्सफुली करने के कारण उसने अपनी एनर्जी की काफी सारी पोटेंशियल खो दी है। और यहाँ अब जिनियन के एडवांसमेंट के लिए और उसे नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए उसे सिस्टम द्वारा बताए गए कुछ टास्क को कंप्लीट करना होगा। उनमें से जो पहला टास्क होता है उसकी स्ट्रेंथ और पोटेंशियल को इम्प्रूव करने के लिए उसे हाई लेवल के इक्विपमेंट्स ढूंढने होंगे और ऐसा करने के बाद ही वो अपने बेसिक एट्रीब्यूट्स को इम्प्रूव कर पाएगा। अब जैसे वो अपने सिस्टम को बताए हुए इस टास्क को कंप्लीट करेगा तो उसे उन रेयर इक्विपमेंट्स को, जो कि एक फ्लाइंग एक्स है, जैसे वो उसे ढूंढ लेगा उसकी बॉडी पे जो एनर्जी के प्रेशर पड़ रही है वो कम हो जाएगी। अब आगे उसके सिस्टम उसे ये भी बताती है कि इस तरह के जो रेयर फ्लाइंग एक्स है वो उस ट्रेजर ट्रेडिंग कॉन्फ्रेंस में उसे मिल जाएंगे। और आगे हमने देखा था कि जिनियन अब यूलू के साथ उसी ट्रेडिंग कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाता है, जहाँ पे अब जिनियन उन रेयर काइंड ऑफ फ्लाइंग एक्सेस को ढूंढने के लिए एक स्टॉल लगा लेता है। यहाँ पे एक काइंड ऑफ एड भी चारों तरफ फैला देता है कि जो भी उसे ये रेयर फ्लाइंग एक्स ला के देंगे उसे जिनियन की तरफ से काफी अच्छा खासा मोटा रिवॉर्ड दिया जाएगा। है कि कई सारे लोग तरह तरह के अपने एक्सेस के साथ वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। अब सभी के पास अलग अलग तरह की कुल्हाड़ियाँ होती हैं और ये एक एक करके जिनियन को पेश करते हैं। अब जिनियन ने यहाँ ये एड फैलाया होता है कि वो हाई लेवल के इक्विपमेंट्स के बदले में एक टॉप टायर के सूट को एक्सचेंज करेगा, लेकिन यहाँ जिनियन को अनफॉर्चुनेटली जो एक्सेस वो ढूंढ रहा होता है वो उसे नहीं दिखते। लेकिन यहाँ सभी को वो बारी बारी से हटाते हुए जो अगला कैंडिडेट उसके पास आता है, इसे देखते ही हमें वो कुल्हाड़ी और परी वाली कहानी याद आ जाती है। हाँ, वो तीन कुल्हाड़ियाँ लाया होता है, एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की होती है, जिसपे जिनियन उससे भी परे हटने को कहता है कि ये उनमें से नहीं है। तो वो जो आदमी होता है उन तीनों कुल्हाड़ियों को फेंक देता है और अब उसके सामने अपेयर करता है अपने खानदानी कुल्हाड़ी को, जिसे देखते ही जिनियन चकरा जाता है और उससे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें ये किस एंगल से कुल्हाड़ी नजर आती है और क्या तुम सभी अंधे हो चुके हो? यहाँ पे बोर्ड पे साफ साफ लिखा है कि मुझे फ्लैंग एक्सेस की जरूरत है। जब तुम लोगों के पास ऐसा कुछ है ही नहीं है तो मेरा दिमाग खराब करने के लिए क्यों आ जा रहे हो? यहाँ जिनियन सभी को भगा देता है वहाँ से और सोच रहा होता है कि ये जो फ्लाइंग एक्सेस का जो रियलिटी लेवल है ये तो काफी ज्यादा हाई है। दोनों एक्सेस को ढूंढते हुए से इतने दिन बीत गए हैं, तो इतना अच्छा रिवॉर्ड देने के बावजूद भी यहाँ कई सारे पागल आ रहे हैं उसके पास से अजीब अजीब से वेपन्स ले करके। अब जबकि हम जानते हैं कि जिनियन जो कि फ्यूचर से आया होता है उसे पता था कि अभी ये सही वक्त है कि वो डिमोनिक ड्रैगन क्लैन वाले इसी ही समय आए थे इस कॉन्फ्रेंस में ताकि वो उस ड्रैगन फ्रूट के साथ अपनी ट्रेड को एक्सचेंज कर सके। अब यहाँ पे जिनियन उनका भी एक मकसद के लिए इंतजार कर रहा होता है कि तभी हम देखते हैं वो ये सोच ही रहा होता है कि एन मौके पे ही वो ड्रैगन क्लैन वाले वहाँ पे अपेयर होते हैं। देख के वहाँ सारे लोग तितर बितर हो जाते हैं क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस था वो एक नॉट फ्लाइंग जोन होता है और यहाँ भी किसी भी ड्रैगन को लेके आना काफी रिस्ट्रिक्शन था। इस रिस्ट्रिक्शन एरिया में किसी भी तरह के ड्रैगन का फ्लाई करना तो वर्जित था। इसे देखते ही वहाँ के जो एल्डर्स होते हैं वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को एक्टिवेट करने लगते हैं, लेकिन इन ड्रैगन क्लैंस वालों को काफी दबदबा होता है और इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस ट्रेडिंग कॉन्फ्रेंस में क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो ड्रैगन क्लैन का बंदा नीचे उतरता है जो सभी से कहता है कि हमारे रास्ते से हट जाओ अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो। अब आगे वो सीधा जिनियन के पास जाता है और उसे कहता है क्या तुम्हारे पास ड्रैगन फ्रूट है? तो मैं तुम्हें इस ड्रैगन फ्रूट के बदले में 8 लेवल का ड्रैगन क्रिएशन स्टोन दे सकता हूँ। अब ये जो 8 ग्रेड का ड्रैगन क्रिएशन स्टोन होता है वो काफी रेयर होता है और अगर ये स्टोन जिसके पास भी होता है तो वो एक मिलियनर से कम नहीं होता है। अब ये सुन के तो सारे लोग यहाँ काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि ये लड़का तो रातों रात यहाँ मिलियनर बन गया। लेकिन हम यहाँ जिनियन को देखते हैं जो कि एकदम शांत स्वभाव में होता है, मानो वो इसी चीज का ही वेट कर रहा होता है और वो उससे कहता है कि मुझे एक्सचेंज नहीं करना। जिस पर वो ड्रैगन क्लैन का मास्टर तो झुंडलाते हुए अब यहाँ जिनियन से कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मुझे ना कह दो। जिस पे जिनियन उससे कहता है कि अरे जरा रुको रुको, क्या तुम मुझे सच में इन सभी लोगों के सामने हिट करने वाले हो, तो भी इस ट्रेडिंग कॉन्फ्रेंस में? जिस वो मास्टर सभी को देखते हुए तो रुक जाता है और फिर आगे उससे पूछता है कि बताओ क्या चाहते हो इसके बदले में। अब यहाँ पे जिनियन रिवील करता है कि मुझे इस ड्रैगन फ्रूट के बदले में वो 9th ग्रेड का ड्रैगन क्रिएशन स्टोन चाहिए। इस पे वो मास्टर उसे कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है और तुम्हारी ये मजाल कि एक चूहे की पोजीशन पे होते हुए तुम एक लायन से डिमांड कर रहे हो? ये इम्पॉसिबल है और ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम मुझे नहीं ये सेल करना चाहते हो तो कोई इसे खरीदेगा नहीं। जिस पे जिनियन उसे कहता है कि कोई ना खरीदे तो ना सही, मैं अपने घर में ले जाऊंगा और मस्त इसका मिल्क शेक बना के पीऊंगा।
अब ये सुन के तो वो मास्टर आग बबूला हो जाता है और उसे सबक सिखाने वाला होता है कि वहाँ पे अपेयर होती है ड्रैगन क्लाइन की योर हाइनेस, जिसका नाम अकीरा होता है और आते ही सब इसको ग्रीट करते हैं। अब यहाँ ज़ेनियोन उसे देख के कहता है कि फाइनली कोई आया है जिसके साथ मैं डील कर सकता हूँ। अब यहाँ अकीरा उसे कहती है कि इस ड्रैगन फ्रूट के बदले में 8 ग्रेड का ड्रैगन क्रिएशन स्टोन सिंसियरिटी के साथ हमारे साथ एक्सचेंज कर लो, और वो ड्रैगन फ्रूट इतना तो रेयर नहीं है जिसके लिए तुम 9th ग्रेड का क्रिएशन स्टोन की डिमांड कर रहे हो, कहीं तुम ज्यादा लालची तो नहीं बन रहे। जिस पे ज़ेनियोन कहता है कि ड्रैगन फ्रूट जो है वो लाइफ सेविंग मेडिसिन है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि इसकी कीमत उस 9th ग्रेड के ड्रैगन स्टोन से भी कई ज्यादा है, स्पेशली तुम्हारे लिए जबकि तुम इमरजेंसी में मेरे पास यहाँ पे आए हो। इस पे अकीरा उससे पूछने लगती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तो अब जबकि ज़ेनियोन के सारी चीजें पता ही होती है तो यहाँ वो उसे कह ही देता है कि तुम्हारे क्लैन का जो यंग मास्टर है उसे बचाना बहुत जरूरी है, तो तुम्हें नहीं लगता कि उस यंग मास्टर की जान की कीमत इस 9 ग्रेड के ड्रैगन स्टोन से कई ज्यादा है। जिसपे यहाँ वो कई ज्यादा सरप्राइज होते हुए उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। आगे ज़ेनियोन यहाँ उनसे कहता है कि ड्रैगन क्लैन के जो ग्रैंड मास्टर हैं वो उस क्लैन के बाकी सब मामले को सुलझाने में बिजी हैं, और अगर तुम लोगों ने उनको इस बात का पता होने से पहले ये जो ड्रैगन फ्रूट है अपने यंग मास्टर को नहीं दिया तो इसका क्या परिणाम हो सकता है तुम अच्छे से जानते हो, क्योंकि ये जो ड्रैगन फ्रूट इतने रेयर होते हैं कि करोड़ों पेड़ों में से एकाध पेड़ में ही लगते हैं। तो तुम लोगों के पास अगर इतना ज्यादा टाइम है तो अपनी किसी और चीज को ऑफर करते हुए ये लाइफ सेविंग मेडिसिन ढूंढवा सकते हो। जिस पर अकीरा उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें इसका कैसे पता चला कि हमारे पास 9th ग्रेड के ड्रैगन क्रिएशन स्टोन है और हम इतनी इमरजेंसी में है कि तुम्हारे साथ इसके डील कर लेंगे। जिसमें यहाँ पे ज़ेनियोन उससे सिर्फ एक ही चीज कहता है कि अभी तुम्हारे लिए तुम्हारे क्लैन के यंग मास्टर की लाइफ ज्यादा जरूरी है, ना कि वो 9th ग्रेड का ड्रैगन स्टोन। तो जरा इसके बारे में गहराई से सोचो। अब यहाँ पे जो अकीरा होती है इस बात को सुनते ही अपने सर्वेंट को ये ऑर्डर देती है कि वो 9th ग्रेड का ड्रैगन स्टोन लेके आए। अब जैसे ही वो स्टोन यहाँ पे अपेयर होता है सारे लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार इस स्टोन को देखा था। अब यहाँ इनके बीच डील तय हो जाती है और ज़ेनियोन वो ड्रैगन फ्रूट अकीरा को दे देता है। अब ये ड्रैगन क्लैन वाले उस फ्रूट को लेते ही वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम ज़ेनियोन को देखते हैं जिसके हाथे अब 9th ग्रेड का ड्रैगन क्रिएशन स्टोन लग चुका था। अब वो उसका क्या ही करने वाला होता है और उसे वो रेयर इक्विपमेंट्स जो कि फ्लाइंग एक्सेस होती है जो वो ढूंढ रहा होता है उसे कैसे मिलते हैं, ये सब कुछ जानेंगे हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एपिसोड शुरू होता है हमें येलो को दिखाते हुए, जहाँ पे वो एक स्टॉल में एक ड्रैगन क्रिस्टल के बदले में कुछ चीज मांग रही होती है उस सेलर से। लेकिन वो जो ड्रैगन क्रिस्टल होता है उसे देख के वो सेलर कहता है ये इतना हाई ग्रेड का तो ड्रैगन क्रिस्टल नहीं है, लेकिन इसके टेक्सचर्स प्योर है जिसमें फुल ऑफ एनर्जी भरी हुई है, जो उसे सेम लेवल का तो टॉप ग्रेड का बना देता है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने ओल्ड इक्विपमेंट के साथ ही इसे रिप्लेस कर सकूंगा। आगे वो जो सेलर होता है यहाँ पे येलो को ट्रिक करने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि देखो छोटी लड़की, तुम यहाँ लगता है नहीं आई हो यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में। सो अंकल तुम्हें सच कह रहे हैं, तुम्हारे इस ड्रैगन क्रिस्टल के बदले में मैं अपने इक्विपमेंट्स तो रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन तुम बहुत क्यूट हो तो मैं तुम्हें ये मिरर दे देता हूँ। जिसपे येलो तो उस मिरर को लेते ही खुश हो जाती है कि कम से कम उसके ड्रैगन क्रिस्टल के बारे में कुछ तो एक्सचेंज हुआ। अब यहाँ वो जो सेलर होता है झूठ मूठ के अपनी बड़ाई करने लगता है और वो उस मिरर को चमत्कारी कहने लगता है और कहता है कि ये मेरे बहुत ही पूर्वजों ने मुझे पास किया था। अब यहाँ वो सेलर तो काफी खुश हो रहा होता है कि उस प्योर क्रिस्टल के बदले में इसने इस छोटी सी लड़की को ऐसे फांस लिया और एक मामूली सा मिरर थमा दिया। आगे ये लोग यहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है कि हमारी तो अच्छी डील तय हो गई, क्या उस क्रिस्टल के बदले में मैं इस मिरर को हमेशा के लिए रख सकती हूँ। अब यहाँ पे वो जो सेलर होता है वो अंदर ही अंदर काफी खुश होते हुए उससे कहता है कि इस ट्रेजर कॉन्फ्रेंस का तो यही रूल है कि एक बार जो चीज बिक जाती है कि तभी हम देखते हैं कि ये लोग जो कि उस मिरर को देखती है कहती है कि ये थोड़ा गंदा है और उसे रब करने लगती है, तो हम देखते हैं कि वो मिरर वहाँ पे शाइन करने लगता है और हमें पता चलता है कि वो मिरर वाकई में मैजिकल था, जो आउटसाइड के मिट्टी को भी हटा सकता था और वहाँ के छुपे हुए ट्रेजर्स को जाहिर कर सकता है। अब ये सुन के तो वहाँ पे जो सेलर्स होते हैं वो चौंक जाते हैं, क्या ये वही मैजिकल ड्रैगन डिटेक्टर मिरर है जिसका यूज करके हम किसी भी वाइल्ड ड्रैगन की लोकेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इनके जैसे पैरों के तले से तो जमीन ही निकल जाती है। यहाँ वो येलो से बार बार एक ही चीज कह रहे होते हैं कि क्यों ना तुम इस मैजिकल मिरर के बदले में कुछ और इक्विपमेंट्स यहाँ से ले लो और ये मिरर हमें दे दो। जिस पे वो दूसरा सेलर उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि अभी तुमने कहा ना कि इस कॉन्फ्रेंस का रूल है कि एक बार जो चीज बिक जाती है उसे तो वापस नहीं लेते।
और वो दूसरा सेलर येलो को अब अपने स्टॉल के पास बुला लेता है और उससे कहता है कि देखो मेरे पास इतने सारे ट्रेजर्स हैं, तो क्या तुम इसके साथ उस मिरर को रिप्लेस करना चाहोगी। जिसपे ये लोग वहाँ पे एक खंजर उठा लेते हैं, लेकिन वो खंजर काफी ज्यादा जंग लगा हुआ होता है जिसे ये लोग तो ओपन भी नहीं कर पा रही होती है उसके म्यान से। तभी वो पहले वाला सेलर कहता है कि देखो तुम इसे तो ओपन भी नहीं कर पा रही हो, ये जरूर जंग लगा हुआ है, तो तुम इसे इसके मिरर के बदले में मत रिप्लेस करो। जिसपे वो दूसरा सेलर यहाँ येलो से कहने लगता है कि हाँ हाँ तुम इसे जरूर कर सकते हो, तुम्हारा टेस्ट तो काफी अच्छा है। और वो झट से उस डिटेक्टिंग मिरर को ले लेता है येलो से। और आगे हम देखते हैं कि काफी कोशिशों के बाद भी यहाँ येलो से वो डैगर ओपन नहीं हो रहा होता, जिसपे पहला सेलर कहता है कि मैंने कहा था ना ये कि अंदर से पूरी तरह से रस्टेड हो चुका है। इस पे वो दूसरा सेलर उसे कहने लगता है कि तुम चुप नहीं रह सकते, अब मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर लिया है, अब मैं यहाँ पे किसी चीज को लौटा नहीं सकता। अब यहाँ हम बेचारी येलो को देखते हैं जो किसी न किसी तरह से जैसे उस डैगर को ओपन करती है वो एक एंटीक पीस निकलता है जो कि एकदम रेयरेस्ट फाइन गोल्ड से बना होता है, जिसे देख के ये दोनों के फिर से पैरों के तले से जमीन निकल जाती है। आगे ये लोग उस सेलर से कहते हुए कि अंकल तो वाकई में सच कह रहे थे, ये तो एक काफी एंटीक पीस है। ये लोग यहाँ उन्हें थैंक यू कहते हुए वहां से चले जाते हैं और ये दोनों सेलर उसे रुकने के लिए कह रहे होते हैं कि अरे हमसे गलती हो गई, जरा रुको तो, जो डैगर तुम लेते जा रही हो वो सेल के लिए नहीं था। अब हमें ये लोग को काफी इंटरेस्टिंग सी जर्नी दिखाई जाती है। जैसे ये लोग अगले स्टॉल में जाती है और वो उस रेयर ड्रैगर को देती है, वो दूसरे सेलर भी उसे ट्रिक करते हुए मामूली चीजें दे देते हैं, लेकिन जैसे वो चीजें यहाँ ये लोग के हाथ लगती थी वो खास किस्म के ट्रेजर में ट्रांसफॉर्म हो जाती थी, जिसे बेचने पे वो सभी सेलर ये रिग्रेट करने लगते थे कि ये लड़की को हमने आखिर ये रेयर चीज क्यों दे दी। आगे वो और स्टॉल्स में जाती है और वहाँ अब उस स्क्रॉल को रिप्लेस करती है, जिसमें उसे एक एप्पल मिलता है और जैसे वो उस एप्पल को कट करती है उसे आपकी बार एक बहुत ही ओल्ड सेंचुरी के पीच क्रिस्टल मिलते हैं। अब उस पीच क्रिस्टल के बदले में वो एक मर्तबान को रिप्लेस करती है, जिसमें एक ऐसी रेयर काइंड ऑफ मेडिसिन निकलती है जो किसी की स्ट्रेंथ को 10 गुना ज्यादा बढ़ा सकता है। अब ये देख के सारे सेलर चौंक जाते हैं और यहाँ उसके पीछे लग जाते हैं कि ये छोटी लड़की तो कमाल की है, जिस चीज को भी चूज करती है वो यहाँ रेयर इक्विपमेंट बन जाता है। अब यहाँ ये लोग तो काफी हंसते खेलते वहां से जा रही होती है ये सारे ट्रेड करने के बाद कि तभी हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन येलो से टकरा जाता है, जिसकी कंडीशन अच्छी नहीं होती और यहाँ वो ओल्ड मैन मरने ही वाला होता है। सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और बिना कोई मदद किए बस यही चिल्ला रहे होते हैं कि कोई इसकी मदद करो। अब यहाँ ये लोग जैसे ही उस ओल्ड मैन की मदद करने जाते हैं, यहाँ पे सभी लोग उसे मदद करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हो सकता है ये कोई फ्रॉड हो और तुम पहले यहाँ पे रिकॉर्ड करवा लो ताकि तुम इस ओल्ड मैन के आगे स्कैम से बच सको। अब ये उसी ओल्ड मैन को स्कैमर कह रहे थे, जबकि ये सारे सेलर यहाँ खुद उस येलो को स्कैम कर चुके होते हैं। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं येलो काफी काइंड हार्टेड होती है, वो उन सबसे कहती है कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, एक मरते हुए आदमी की मदद नहीं करने के लिए। येलो उस ओल्ड मैन की मदद करने के लिए उस मर्तबान वाला पिल उसे दे रही होती है, जिसपे सारे सेलर उसे ये करने को मना करते हैं क्योंकि वो जो पिल होती है वो ड्रैगन बोन पिल होती है, तो काफी रेयर काइंड ऑफ पिल होती है और आसानी से नहीं मिलती। आगे ये लोग कहते हैं कि ये बूढ़ा तो पहले ही मरने वाला है, तो क्या फायदा इसकी मदद करने को, और इसके पीछे तुम अपने ये पिल्स को मत वेस्ट करो। आगे ये वो सेलर उसे कह रहे होते हैं कि तुम इस बूढ़े को नहीं दो, मैं इसके लिए तुम्हें 5000 गोल्ड के सिक्के दूंगा, ये तुम मुझे रिप्लेस कर सकती हो। जिसपे यहाँ ये लोग कहती है कि जब ये मेडिसिन इतनी पावरफुल है तो मैं इस ग्रैंडपा को बचाने के लिए एक नहीं बल्कि यहाँ सारे पिल ही इन्हें खिला दूंगी। आगे हम देखते हैं कि ये लोग एक एक करके वो सारे पिल उस बूढ़े आदमी को खिला देती है, जिससे उसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी का ब्लास्ट होता है कि वो खुद भी ऊपर चला जाता है। और जब वो नीचे गिरता है गाइस, तो हम देखते हैं कि वो जो ओल्ड मैन अब ओल्ड मैन नहीं रह गया था, उसके 6 पैक्स हो जाते हैं। आगे वो अब ना रहा ओल्ड मैन से एकदम हैंडसम मैन बन जाता है और यहाँ येलो को उसे बचाने के लिए थैंक यू कहता है, जिसपे येलो उसे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो मैं आपके लिए कर सकती थी वो मैंने किया। कि तभी एक आदमी वहाँ पे आ जाता है और यहाँ वो सभी को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम वही हो ना जो एक कॉन्टिनेंट से आए हो, जो कि 50 साल पहले हुआ करते थे, और ये वही पॉपुलर वॉरियर है जिनके बारे में सभी जानते हैं। इन्होंने माउंटेन सोयल को 2 भागों में स्प्लिट कर दिया था, इसकी वजह से ये काफी सेलिब्रिटी की तरह वहाँ पर फेमस थे और सारे लोग वहाँ पर इन्हें देखते ही खुश हो जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि हमें आपके साथ एक पिक्चर ले सकता हूँ, और हमारे पेरेंट्स आपके हमेशा बातें करते हैं और वे लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं। जिसपे वो अब ना रहा ओल्ड मैन उनसे कहता है कि क्या अब इतने साल बीत गए हैं और मुझे यकीन नहीं था कि अब किसी को भी मैं याद हूँगा।
अब यहाँ पर बेचारी येलो क्या करती है, वो यहाँ से चुपचाप चली जाती है, लेकिन तभी वो ना रहा ओल्ड मैन उसे रोकता है और अपनी जान को बचाने के लिए उसके हाथ में जो कुछ होता है वो उसे दे देता है। अब तभी सीन चेंज होता है और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जेन्यून को। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी तरफ जेन्यून को दिखाया जाता है, जो कि काफी सैड था क्योंकि अब ये ट्रेजर कॉन्फ्रेंस ओवर हो चुका था और इसके सिस्टम ने जो उस फ्लाइंग एग्स को ढूंढने का उसे जो टास्क याद दिया था वो भी उसे नहीं हो पाया। और यहाँ वो अपनी किस्मत को कोस रहा होता है कि तभी यूलो उसके पास आती है और उसे कहती है कि उसने ड्रैगन क्रिस्टल के बदले में अमेजिंग सा ट्रेजर एक्सचेंज किया है जो मैं तुम्हारे लिए एज अ गिफ्ट लेकर के आई हूँ। आगे वो यहाँ पे बताती है कि उस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेरी मदद की इस ट्रेजर को पाने के लिए और उनसे मैंने बहुत सारे ट्रेजर्स भी पाए। अब यहाँ जैसे ही जिनियन उस इक्विपमेंट को पकड़ता है हम देखते हैं कि उसकी सिस्टम यहाँ पे ओपन हो जाती है और वो यहाँ पे डिटेक्ट कर लेती है कि ये वही फ्लाइंग एग्स वाला इक्विपमेंट है। जिनियन तो इसे देख के काफी खुश हो जाता है कि उसने आखिरकार वो टास्क पूरा कर दिया। यहाँ वो यूलो से पूछता है कि आखिर कैसे तुमने ये ट्रेजर पाया, क्योंकि यूलो के पास तो सिर्फ एक ही ड्रैगन क्रिस्टल होता है। इस पे यहाँ पे यूलो उसे उस ओल्ड मैन की पूरी कथा बता देती है। अब यहाँ जिनियन उस गिफ्ट को लेके काफी खुश होता है और अपने आप को यहाँ पे लकी मानता है कि उसके पास यूलो जैसी फ्रेंड है। अब यहाँ वो जो दोनों होते हैं वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और इसी तरह से हार्ड वर्क को कंटिन्यू रखेंगे। जिस पे वो जो जिनियन होता है वो भी अपना लाया हुआ गिफ्ट यहाँ पे यूलो को दे देता है और वो चीज होती है वो 9th ग्रेड का ड्रैगन क्रिएशन स्टोन, जो कि उसने अकीरा से उस ड्रैगन फ्रूट के बदले में एक्सचेंज किया होता है पिछले एपिसोड में। और यही चीज चाहिए होती है येलो को ताकि वो अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से कर सके। अब यहाँ जिनियन उस ड्रैगन क्रिएशन स्टोन को येलो को देते हुए ये प्रॉमिस करता है कि वो लोग हमेशा साथ रहेंगे और कभी भी सेपरेट नहीं होंगे फॉरएवर के लिए। और इनके इसी प्रॉमिस के साथ हमारा ये एपिसोड यही फिनिश होता है गाइस। अब यहाँ से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है, साथ ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो जिनियन होता है वो अपने सिस्टम द्वारा बताई गई उस फ्लाइंग एग्स को क्यों ढूंढ रहा होता है इसका छोटा सा रिकैप दे देती हूँ। ये जिनियन को जैसे ही मौका मिलता है अपने पास्ट में आके अपनी की हुई गलतियों को सुधारने का और वहाँ मनी को चूज ना करके वो अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का जो ऑप्शन चूज करता है, इसके लिए जो उसकी स्पिरिचुअल सिस्टम होती है उसे कई सारे टास्क देती है, जिनमें सबसे पहला टास्क होता है उसे ब्लू सी नामक ट्रेजर को ढूंढना होता है। और जैसे ही जिनियन उस ट्रेजर को ढूंढ लेता है यहाँ पता चलता है कि वो एक तरह का ड्रैगन क्रिएटिंग स्टोन है, जिसका यूज करते ही यहाँ पे जो जिनियन होता है वो अपने ड्रैगन सोल को एक्टिवेट कर लेता है। अब यहाँ जो जिनियन का जो ड्रैगन सोल होता है वो तो एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन उसमें इतनी पोटेंशियल नहीं होती है कि वो अपने ड्रैगन सोल का इस्तेमाल कर पाए। इसीलिए इस गलती को सुधारने के लिए उसके सिस्टम उसे वो फ्लाइंग एग्स को ढूंढने का काम देती है ताकि उसके पोटेंशियल इंक्रीज हो जाए और वो अपने एडवांस लेवल पे ब्रेक थ्रू कर पाए। अब यहाँ से हमारा एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि जिनियन ने भी यूलो के लिए एक सरप्राइज सोच रखा था और ये वही 9th ग्रेड का ड्रैगन क्रिएटिंग स्टोन होता है जिसे जिनियन ने उस ड्रैगन फ्रूट के बदले में एक्सचेंज किया होता है उन ड्रैगन क्लैन वालों से जिसका नाम अकीरा होता है। आगे जिनियन यहाँ पे उस ड्रैगन क्रिएटिंग स्टोन को यूलो को देते हुए कहता है कि अब ये सही मौका है, तुम्हें अपने ड्रैगन को समन करना चाहिए। अब वहाँ उस कॉन्टिनेंट पे सिर्फ वही ड्रैगन नाइट्स बन सकते हैं जो कि अपने अंदर की ड्रैगन सोल को वेकअप कर सके। और यहाँ येलो के ही ड्रैगन को वेकअप करने के लिए जो जिनियन होता है वो इस तरह के ड्रैगन क्रिएटिंग स्टोन को ढूंढ रहा होता है। लेकिन यहाँ जो येलो होती है वो काफी ज्यादा नर्वस होती है और वो उससे पूछ रही होती है क्या वो वाकई में अपने ड्रैगन सोल को वेकअप कर पाएगी। अब चूंकि यहाँ पे जिनियन फ्यूचर से आया होता है तो उसे पता है कि यहाँ जो येलो है वो आगे जाके वहाँ की गॉडेस बनेगी, इसीलिए यहाँ उसे पूरा यकीन होता है कि ये जो येलो की ड्रैगन सोल है वो काफी रेयर काइंड ऑफ ड्रैगन सोल है जो कि कॉमन ड्रैगन से काफी हाई रैंक के होते हैं। अब यहाँ जो जिनियन होता है वो उसे हिंट भी देते हुए कहता है कि तुम्हारी जो ड्रैगन सोल होगी वो जरूर एक फ्लाइंग ड्रैगन होगी। अब ये सुनते ही यहाँ पे येलो काफी घबरा जाती है क्योंकि लोगों को वहाँ पे उड़ने वाले ड्रैगन्स पसंद नहीं होते हैं। इस पे जिनियन उसे समझाता है कि अगर इस तरह की ड्रैगन सोल तुम्हारी होगी तो तुम डायरेक्टली फ्लाई कर सकती हो। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ येलो अपने ड्रैगन सोल को एक्टिवेट करने के लिए उस ड्रैगन क्रिएटिंग स्टोन पे अपने ब्लड का एक ड्रॉप डालती है और ये कहते हुए कि मेरे अंदर जो ड्रैगन सोल है जो वो केवल मुझसे बिलोंग करता है, मैं उसे समन करती हूँ कि वो वेकअप हो जाए। और फिर हम वहाँ देखते हैं कि उस ड्रैगन क्रिएटिंग स्टोन से इतनी बड़ी एनर्जी वहाँ जनरेट होती है, लेकिन आगे उस एनर्जी के छटते ही येलो कहीं नजर नहीं आती कि तभी जैसे ही जिनियन की नजर आसमान में जाती है हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाई ड्रैगन नजर आता है जिसे हमने इस सीरीज के एकदम स्टार्टिंग में ही देखा था और यही येलो का बटरफ्लाई ड्रैगन होता है।
अब आगे ये दोनों अपने अपने ड्रैगन्स पे सवार होते ही वहाँ से कहीं दूर निकल जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि येलो अपने ड्रैगन को काफी तेजी से आगे ले जा रही होती है, जिसपे यहाँ ज़ेन्यून उसे बताता है कि हर एक पर्सन के अपने टैलेंट के हिसाब से जो उसका ड्रैगन होता है उसमें कुछ यूनिक काइंड ऑफ स्किल्स होती हैं। तो तुमने अभी अभी ये जो मूव किया है वो तुम्हारे इसी टैलेंट की वजह से तुम्हारे ड्रैगन के अंदर ये स्किल है। इस पे यहाँ येलो ज़ेन्यून से ये पूछती है कि तुम्हारा फिर नेचुरल स्किल क्या है जिसकी वजह से तुम्हारे ड्रैगन्स को कुछ खास स्किल्स मिले होंगे। अब पिछले के ही एपिसोड्स में हमने देखा था कि किस तरह ज़ेन्यून ने अपने ड्रैगन को सम्मन करने के चक्कर में सब कुछ गुड़ गोबर किया होता है, इसलिए वो इस सवाल का जवाब ना देता है और इसे टाल देता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। आगे यहाँ ज़ेन्यून इस बात को डाइवर्ट करते हुए येलो से कहता है कि अब हम दोनों के पास ड्रैगन्स है तो क्यों ना मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊं जहां हम प्रैक्टिस कर सके। अब यहाँ ज़ेन्यून येलो की प्रैक्टिस के लिए उसे एक जगह ले जाता है जो कि एक रिस्ट्रिक्शन एरिया होता है जिसे सभी लोग मौत का रेगिस्तान कहते हैं। जिसपे येलो यहाँ ज़ेन्यून से ये सवाल करती है कि आखिर हम इस बंजर रेगिस्तान पे क्यों आए हैं। जिसपे ज़ेन्यून उसे जवाब देता है कि ऑर्डिनरी पीपल के लिए तो ये मात्र एक तपती रेत वाला रेगिस्तान है, लेकिन हमारे जैसे ड्रैगन नाइट्स के लिए जिनके पास ड्रैगन सोल है ये प्रैक्टिस करने की बेस्ट जगह होने के साथ साथ ये एक तरह का ट्रेजर मैप भी है जहां हम लोग ट्रेजर हंटिंग कर सकते हैं। अब ये सुनते ही यहाँ पे येलो एक्साइटेड होते हुए उसे पूछती है क्या हम सचमुच में यहाँ किसी प्रकार के ट्रेजर उसको हंट कर सकते हैं। अब चूंकि ज़ेन्यून फीचर्स आया होता है तो उसे पता होता है कि कुछ समय बाद यहाँ पे ऐसे ट्रेजर्स निकाले गए थे जो कि री सेंचुरी के लोगों ने यहाँ पे दबा के रखा था, इसीलिए वो इस जगह पे उन ट्रेजर्स को भी ढूंढने के लिए आया था। लेकिन उस ट्रेजर्स को ढूंढने से पहले यहाँ जो ज़ेन्यून होता है वो येलो को बताता है कि तुम्हारी जो ड्रैगन बटरफ्लाई है वो ऐसी सोल टाइप है जिसका परसेप्शन काफी सेंसिटिव है, मीन्स कि उसमें नई तरह के स्किल्स को इजी तरीके से लर्न करने की काफी एबिलिटी है। आगे वो उसे बताता है कि उन ट्रेजर्स को हंट करने से पहले तुम्हारी ये जो ड्रैगन सोल की परसेप्शन है उसे हाई लेवल पे रीच करना होगा। अब अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो ज़ेन्यून होता है वो येलो से कहता है कि तुम्हें अपनी फर्स्ट सोल स्किल को यहाँ पे लर्न करना होगा। ये समझना होगा कि तुम्हारी ये जो ड्रैगन सोल की फर्स्ट स्किल है वो सोल चेन है कि नहीं। अब आगे हम देखते हैं कि येलो वहाँ पे प्रैक्टिस करने लगती है और अपनी फर्स्ट सोल चेन को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगती है। अब वो ऐसा करने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी ज़ेन्यून उससे कहता है कि अभी तुम्हारे पास काफी टाइम है एक ड्रैगन नाइट बनने में, और अगर तुम मेरे ही जैसे इस तरह से हार्ड वर्क करते रहो तो एक न एक दिन वो जरूर आएगा जब तुम मेरे लेवल पे कैच अप कर पाओगी। आगे हम देखते हैं कि ज़ेन्यून यहाँ येलो को इसी प्रकार से तसल्ली भरे शब्द कह ही रहा होता है कि तुम कर लोगी एक न एक दिन, कि हम देखते हैं कि येलो जो होती है वो अपना फर्स्ट ड्रैगन चेन एक्टिवेट कर लेती है। अब ये देखो ज़ेन्यून तो यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान रह जाता है कि अरे तुमने ये इतनी जल्दी कर भी लिया। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हम आगे देखते हैं कि अब ज़ेन्यून जो होता है वो येलो को और भी ज्यादा उस सोल चेन के बारे में बताने लगता है, ये कहते हुए कि अब जबकि तुमने अपने इस फर्स्ट सोल चेन को एक्वायर कर लिया है तो तुम्हें सबसे पहले इसके स्किल को यूज करना आना चाहिए जो कि होता है एक सोल कंट्रोल। मीन्स कि अपने ड्रैगन सोल की मदद से वो किसी के भी सोल को कंट्रोल कर पाएगी। अब ज़ेन्यून इसके लिए यहाँ पे येलो को एक टास्क देता है ताकि वो सोल कंट्रोल के स्किल को आसानी से समझ पाए। इसके लिए ज़ेन्यून वहाँ पे एक अजीब से दिखने वाली क्रिएचर जिसका नाम डेथ सैलून होता है इसे पकड़ने का टास्क उसको देता है। अब यहाँ पे जो येलो होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो आखिर इन क्रिएचर्स के सोल को कैसे कंट्रोल कर पाए। अब चूंकि यहाँ पे ज़ेन्यून भी नौसिखिया होता है तो वो उसे यही जवाब देता है कि ये तुम पे डिपेंड करता है कि ये तुम कैसे करो। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यही खत्म होता है। अब यहाँ से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है अब चूंकि यहाँ पे ज़ेन्यून भी नौसिखिया होता है तो वो उसे यही जवाब देता है कि ये तुम पे डिपेंड करता है कि ये तुम कैसे करो। तो जिसपे येलो उसे कहती है कि मैं समझ गई कि तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो। तुम्हारे कहने का यही मतलब है कि ड्रैगन सोल्स की उस पर्सन के हिसाब से अपने अपने स्किल्स होती हैं जो उसे खुद समझना होता है और वो पर्सन खुद से ही से समझते हुए अपने आप को मास्टर यहाँ पर कर सकता है और वो इन स्किल्स का बेटर यूज कर सकता है। अब यहाँ पे ज़ेन्यून येलो के इस जवाब से बेचारा खुद भी सोच रहा होता है कि ये क्या कह रही है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन तुम समझ गई ना तो ठीक है। अब यहाँ सीन चेंज होता है और तभी हम देखते हैं कि उन छोटे छोटे डेथ सैलून वाले क्रिएचर्स को जो तेजी से वहाँ भाग रहे होते हैं। यहाँ पे येलो जो होती है अपनी प्रैक्टिस शुरू करती है। यहाँ पे वो सोल चेन की मदद से अपनी फर्स्ट स्किल को एक्वायर करती है और उनमें से एक क्रिएचर को कंट्रोल कर लेती है। अब जैसे येलो अपना मंत्र यहाँ बोलती है और उस क्रिएचर को अपनी तरफ आने का ऑर्डर देती है, हम देखते हैं कि वो क्रिएचर उसकी चेन से आजाद हो जाता है और उन्हीं पे काउंटर अटैक करता है। लेकिन तभी जो ज़ेन्यून होता है वो उस अटैक के बीच में आ जाता है और येलो को यहाँ बचा लेता है।
जिसके वजह से अब जिनियन का ड्रैगन भी वहाँ पे डिसअपेयर हो चुका था और वो क्रिएचर्स तेजी से आगे बढ़ता हुआ जिनियन पे अटैक करने वाला होता है कि ये लोग फिर से अपने फर्स्ट स्किल उस सोल चेन का यूज करती है और उस क्रिएचर को उस सोल चेन के अंदर बांध देती है। अब आगे यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। जैसे हम किसी डॉगी को ट्रेन करते हैं, यहाँ पे ये लो अब पूरी तरह से उस क्रिएचर को ट्रेन कर पा रही होती है। वो उसे एक डॉग की तरह बैठने को कहती है, एक डॉग की तरह लुढ़कने को भी कहती है। यहाँ उसे वो शेक हैंड करने का भी उसे ऑर्डर दे रही होती है और हम देखते हैं कि वो क्रिएचर्स इन सारी चीजों को कर रहा होता है। अब ये देख के यहाँ पे येलो एक्साइटेड होते हुए जिनियन से कहती है कि आखिर मैंने इन सोल्स को कंट्रोल करना सीख लिया। लेकिन यहाँ जो जिनियन होता है उसकी हालत तो पूरी तरह से खराब होती है। वो इस नज़ारे को देख करके उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और यहाँ वो सोच रहा होता है कि कहाँ मैं इसे खुद सिखाने चला था। ये येलो तो अपने आप में ही एक रियल जीनियस है। अब आगे यहाँ जिनियन येलो से कहता है कि ठीक है ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि तुम में कुछ टैलेंट है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें मेरे साथ उन ट्रेजर्स हंटिंग पे चलना है तो तुम्हें और भी स्किल्स को एक्वायर करना होगा। इसके लिए तुम्हें और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। अब आगे जिनियन यहाँ येलो को प्रैक्टिस करने के लिए एक और टास्क देता है और वो टास्क ये होता है कि येलो को उन क्रिएचर्स को मैनिपुलेट करना होगा ताकि वो जिनियन पे अटैक कर सके, ताकि वो अपनी ड्रैगन की पोटेंशियल को चेक कर सके। क्योंकि उसके सिस्टम ने उसे बताया था कि जैसे ही यहाँ जिनियन उन फ्लाइंग एक्स को एक्वायर कर लेगा, उसकी सिस्टम उसके लेवल को एडवांसमेंट करने के लिए उसके स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देगी। और इसी चीज को चेक करने के लिए कि उसके ड्रैगन में पोटेंशियल बढ़ा है कि नहीं, वो लोग इस टास्क की प्रैक्टिस करने लगते हैं। जहाँ पे येलो जो होती है वो उस क्रिएचर्स को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हुए अटैक करती है जिनियन पे, जिसे जिनियन अपने ड्रैगन की मदद से उन अटैक्स को डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है। इसी तरह से काफी देर तक इनकी प्रैक्टिस चल रही होती है, जहाँ जिनियन येलो से कह रहा होता है कि तुम्हारे ये जो क्रिएचर्स हैं मेरे इस ड्रैगन के सामने तो काफी वीक हैं। जिस पे येलो उसे कहती है कि अभी तुम्हारा इतना जल्दी ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम अभी मेरे नेक्स्ट मूव को देखो। अब यहाँ पे जो येलो होती है वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करती है, जिसके कारण वो एक ही बार में दो सोल्स को कंट्रोल कर पा रही होती है। अब ये दोनों क्रिएचर्स यहाँ पे एक ही बार में जिनियन पे अटैक करते हैं, लेकिन हम यहाँ जिनियन को देखते हैं कि वो अपने ड्रैगन से एक ऐसा शील्ड क्रिएट कर लेता है कि येलो के इन दोहरे अटैक को भी वो नलिफाई कर देता है। अब ये लोग प्रैक्टिस करते हुए यहाँ पे काफी थक जाते हैं, लेकिन ये जो येलो की एनर्जी होती है वो कम होने का नाम ही नहीं लेती। वो एक्साइटेड होते हुए यहाँ पे जिनियन को एक गुफा की तरफ ले आती है। यहाँ वो उससे कहती है कि जैसा कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं स्किल्स को एक्वायर कर लूँ तो तुम मुझे अपने साथ ट्रेजर हंटिंग पे ले आओगे। तो यहाँ देखो, मुझे लगता है कि इस गुफा के अंदर काफी सारे ट्रेजर्स हमें मिल सकते हैं। जिसपे जिनियन उसे कहता है कि ट्रेजर इतनी आसानी से कहीं भी नहीं ढूंढे जा सकते, और इन ट्रेजर्स को ढूंढना अगर इतना ही आसान होता तो इस जगह को मौत का रेगिस्तान क्यों कहा जाता। इसका नाम बदल करके ट्रेजर का रेगिस्तान रख दिया जाता। अब आगे येलो जिनियन को उस गहरी खाई के नीचे जो एक छोटी सी गुफा होता है उसे दिखाते हुए कह रही होती है कि मुझे यकीन है कि इसी जगह पे ट्रेजर्स छुपाए गए होंगे। अब ये देखते हुए यहाँ जो जिनियन होता है वो हिचकिचाते हुए येलो से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस गुफा के अंदर नहीं जाना चाहिए। जिसपे येलो से झिड़कते हुए कहती है कि तुम अपने प्रॉमिस से अब मुंह फेर रहे हो। तुम्ही ने तो कहा था कि अगर मैं स्किल्स को लर्न कर लूंगी तो हम साथ मिल करके ट्रेजर हंटिंग पे जा सकते हैं। अब बेचारा यहाँ येलो के सामने कहाँ चलती है जिनियन की, वो मान जाता है और उसे कहता है कि तो फिर चलते हैं, एक झलक हम देख के आते हैं कि अंदर क्या है। अब यहाँ हमें उस गुफा के अंदर गहराई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें एक विचित्र सा क्रिएचर नजर आता है जो कि एक ड्रैगन कम और एक राइनोसोरस की तरह ज्यादा दिख रहा होता है। और इसकी खोखार और मिस्टीरियस आंखों को दिखाते ही गाइस हमारा ये एपिसोड यहीं हो जाता है फिनिश। अगले एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हमें दिखाया जाता है अभी कि सबसे पहले येलो उस गुफा के अंदर चली जाती है, लेकिन यहाँ जिनियन उस गुफा के अंदर जाने से कतरा रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि इतनी बड़ी गुफा के अंदर इस तरह से जाना बहुत खतरे की बात है, क्योंकि उनके ड्रैगन अब इतने ज्यादा लेवल पे अपग्रेड नहीं है कि वो उस खतरे का सामना कर पाए। फिर भी यहाँ जिनियन ये सोचते हुए कि वो उस गुफा के एंट्रेंस के थोड़ी दूर ही जाएंगे और वहीं से वापस आ जाएंगे। अब आगे हम देखते हैं कि वो दोनों उस गुफा के अंदर जा चुके होते हैं और वो गुफा काफी बड़ी होती है, जहाँ पे इनका रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। जहाँ काफी अंदर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि इस गुफा में एक नहीं बल्कि सैकड़ों माइंस हैं। आगे जैसे ही येलो अपने पावर से वहाँ पे लाइट अप करती है, वे दोनों देखते हैं वो माइंस रेयर काइंड ऑफ ड्रैगन स्टोन से भरे हुए हैं। इसके बारे में जिनियन कहता है कि ये आर्टिब्यूट्स ऐसे ड्रैगन क्रिस्टल हैं और इसके एक क्रिस्टल की यहाँ कीमत 100 ऑफ मिलियंस के गोल्ड के बराबर है।
तभी यहाँ जिनियन को इस बात का शक होता है कि यहाँ इतना बड़ा ट्रेजर छुपा है, तो आखिर ये कैसे हो सकता है कि किसी को इसके बारे में पता ना हो। और जरूर यहाँ पे कोई ऐसी बात जरूर है जिसके चलते सभी लोग यहाँ आने से कतराते हैं और अब तक किसी ने भी इस तरह के ट्रेजर को डिस्कवर नहीं किया। अब यहाँ जिनियन की ऐसा सोचने की देर होती है कि हम देखते हैं कि वहाँ की जो गुफाएं होती हैं उसकी दीवारें चटकने लगती हैं, चारों तरफ से पत्थर टूटने लगते हैं और यहाँ ये दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो गुफा के एकदम अंदर डिफ में चले गए थे, इसीलिए वहाँ से उन्हें बाहर निकलने में काफी टाइम लग जाता है। लेकिन जैसे तैसे करके वो ड्रैगन के ब्लास्ट का यूज करके वहाँ बाहर निकल तो आते हैं। इसमें यहाँ योलो जिनियन से पूछती है कि अभी अभी वहाँ पे क्या हुआ था, क्या किसी ड्रैगन ने वहाँ पर वेकअप किया है। जिस पे जिनियन उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन हम उससे बचते हुए काफी दूर आ गए हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही जिनियन कुछ बात कहता है, यहाँ पे उसका उलट ही होता है। वहाँ तभी ही रेगिस्तान की जमीन फटने लगती है। चारों तरफ से धूल की आंधी के कारण वहाँ पे धुंधलापन छा जाता है कि तभी इनके सामने अपेयर होता है वो विशालकाय ड्रैगन मॉन्स्टर, जो कि इन दोनों के ड्रैगन से काफी बड़ा होता है। यहाँ यूलो उसे देखती ही कहती है कि हम कभी जिंदगी में इस ड्रैगन को बीट नहीं कर पाएंगे, तो अच्छा ये होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं। जिस पे जिनियन उसे कहता है कि अब हम लोग काफी बुरे फंसे हैं, क्योंकि अब हम यहाँ से भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि इस धूल की आंधी ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। आगे जिनियन उसे कहता है कि ये जरूर उस डेथ सैलून का लीडर होगा और अगर हमें यहाँ से जिंदा बच के जाना है तो हमें इसे किसी भी तरह से हराना होगा। इससे यहाँ यूलो काफी घबरा जाती है और उसे कह रही होती है कि हमारा कभी भी इतने बड़े मॉन्स्टर के साथ सामना नहीं हुआ, ये कितना बड़ा और स्केरी है। जिस पे यहाँ मोटिवेट करते हुए जिनियन उसे कहता है कि तुम ये समझो कि ये तुम्हारा एक तरह का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। इसे फाइट करने के दौरान तुम्हारी ये जो बटरफ्लाई ड्रैगन है इसके स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट आएगा और इस मॉन्स्टर ड्रैगन ने ये जो धूल की आंधी क्रिएट की है, मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा देर तक इसे मेंटेन कर पाएगा। इसीलिए अगर हम दोनों अपनी शक्तियों को मिला करके इससे लड़ें तो हमारे पास काफी चांसेस हैं इसे बीट करने के लिए। आगे यहाँ जिनियन यूलो को अपनी सोल कंट्रोल के स्किल इस्तेमाल करने को कहता है ताकि वो इसका इस्तेमाल करके अपने एनिमीज को कंट्रोल में कर सके। अब फिर भी यहाँ जो यूलो होती है वो होती तो है बच्ची ही, वो काफी ज्यादा डर रही होती है अपने उस सोल कंट्रोल का यूज करने में, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो इतने बड़े मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। जिस पे जिनियन उसे कहता है कि हमें आगे फ्यूचर में इससे भी बड़ी बड़ी क्राइसिस को संभालना होगा। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा होता है जितनी ये लेक्चर दे रहा होता है यूलो को, क्या उतनी देर ये ड्रैगन मॉन्स्टर इनका भाषण सुनने के लिए उस हवा में तैर रहा होता है। बाय द वे अब आगे बढ़ते हैं और लगता है कि यहाँ हमारी बात को उस ड्रैगन ने सुन लिया होगा, इसीलिए अब ये उन पे अटैक करता है। अब यहाँ आमतौर पर तो ड्रैगन्स आग उगलते हैं, लेकिन ये जो मॉन्स्टर ड्रैगन था वो रेगिस्तान का ड्रैगन होने के कारण अपने मुंह से सैंड बॉम्ब उगल रहा होता है, लेकिन ये दोनों उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं जिनियन अपने ड्रैगन से उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है, जिसका उस पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ जो जिनियन का ड्रैगन होता है वो वाटर बॉम्ब उगल रहा होता है। अब आगे हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जिनियन के पीछे लग जाता है और उस पे लगातार अपने सैंड बॉम्ब से अटैक कर रहा था। अब यहाँ जिनियन उसके अटैक से बचता हुआ यूलो को ऑर्डर देता है कि वो जल्द से जल्द अपनी सोल चेन का यूज करे, लेकिन यहाँ यूलो का पासा बिल्कुल ही उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि वो जो मॉन्स्टर होता है वो 1 सेकंड से ही उसके सोल चेन से बचता हुआ उसके पीछे खड़ा होता है और उस पे अपने सैंड बॉम्ब से अटैक करता है। लेकिन यहाँ एंड मौके पे ही जिनियन एक शील्ड के द्वारा यूलो को बचा लेता है। अब यहाँ हम जिनियन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा टायर्ड हो चुका था, क्योंकि वो जो मॉन्स्टर होता है उसकी जो स्पीड होती है वो बाकी सभी ड्रैगन से काफी ज्यादा फास्ट थी, जिसकी स्पीड को ये लोग कैचअप नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वही जिनियन ये देखता है उस मॉन्स्टर के जो सैंड बॉम्ब होते हैं वो लगातार शूट होने के कारण उनकी जो रेंज होती है वो काफी कम होती जा रही थी। इसका मतलब ये था कि इस ड्रैगन ने अपनी काफी एनर्जी को कंज्यूम किया है उस विंड बैरियर को अब तक मेंटेन करने में, जिसके कारण इसके जो सोल बॉम्ब है उनकी स्ट्रेंथ काफी वीक हो चुकी है। आगे जिनियन उससे कहता है कि हमें इसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाना है, इस ड्रैगन मॉन्स्टर को इतना ज्यादा थका देना है कि इसकी सारी की सारी पावर्स एग्जॉस्ट हो जाए। जिस पे यहाँ यूलो उसे कहती है लेकिन ये ड्रैगन की जो मुंह की बदबू है वो काफी स्टिंकिंग है, फिर भी मैं आज इस बदबूदार मॉन्स्टर को हरा के ही रहूंगी। अब यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि वे अपने प्लान के अकॉर्डिंग ऐसा ही करते हैं। जिनियन लगातार अपने वाटर बॉम्ब से उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है और फिर उसे अपने ड्रैगन से जकड़ लेता है, लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है वो अभी काफी ज्यादा पावरफुल था और यहाँ 1 सेकंड के अंदर ही वो उसकी इस जकड़न से अपने आप को आसानी से छुड़ा लेता है। अब यहाँ बारी आती है यूलो की, जो अपने सोल चेन से उस पे
अटैक करती है। इसी तरह से अटैक करते हुए उन्हें इस डेथ रेगिस्तान में पूरा दिन बीत जाता है। यहाँ जिनियन को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि इस मॉन्स्टर में कितनी ज्यादा और पावर बची है, क्योंकि अब इन दोनों के ड्रैगन्स के पास जो पावर होती है वो खत्म होने को आई थी। आगे हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर ड्रैगन ऐसा यूलो पे अटैक करता है कि वो नीचे गिर जाती है, लेकिन यहाँ जिनियन का ड्रैगन उसे कैचअप कर लेता है। अब इस बात से यहाँ क्रोधित होते हुए जिनियन उस ड्रैगन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यूलो को हर्ट करने की। वो अपने ड्रैगन स्किल को एक्टिवेट करता है और इस स्किल के कारण वहाँ एक बहुत बड़ा पंजा आ जाता है जो कि उस मॉन्स्टर को ऐसा धर दबोचता है कि उस पंजे से इसका छूटना मुश्किल था। आगे वो यूलो से कहता है कि अब यही सही मौका है कि उसे अपने चेन सोल का यूज करना चाहिए। अब यहाँ यूलो अपनी ड्रैगन स्किल का यूज करते हुए एक के बाद एक चेन से उस पर अटैक कर रही होती है, जिससे हम देखते हैं कि वो ड्रैगन मॉन्स्टर वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके मरते ही वहाँ उसके बॉडी का इनर कोर अफेयर होता है। अब आगे यूलो उस ड्रैगन कोर को स्वॉलो कर लेती है, क्योंकि यूलो ने ही उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय किया था, इसीलिए अब उसके पास एक न्यू ड्रैगन पैटर्न है। अगर यूलो यहाँ काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि उसने पहली बार एक ड्रैगन पैटर्न को सक्सीड किया था, लेकिन यहाँ वो काफी ज्यादा चिंतित होती है ये सोचते हुए कि अगर ये जो मॉन्स्टर है उसके लिए एक ड्रैगन पैटर्न बन गया है तो कहीं वो उसके ड्रैगन बटरफ्लाई को तो नहीं खा जाएगा। जिसमें जिनियन उसे कहता है कि अरे पागल, ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो ड्रैगन बटरफ्लाई है वो तुम्हारा अपना सोल स्लेव है जिसे तुम जब चाहो जरूरत के समय समन कर सकती हो, जो कि तुम्हारे उसी ड्रैगन पैटर्न में हिडन होगा। आगे फ्यूचर में तुम जितने सारे मॉन्स्टर ड्रैगन का शिकार करोगी और उनके ड्रैगन कोर को एब्सॉर्ब करोगी, तुम्हें उतने ज्यादा ड्रैगन पैटर्न्स मिलेंगे जो कि तुम्हारे ही बटरफ्लाई ड्रैगन को और भी ज्यादा पावरफुल करेगा। ये वो से कहता है कि तुम अगर अपने स्किल्स को इसी तरह से प्रैक्टिस करती रही तो तुम गोल्ड लेवल तक पहुंच सकती हो। उनकी इसी बातचीत के बीच हम यूलो के ड्रैगन पैटर्न से उसके बटरफ्लाई ड्रैगन को निकलता देखते हैं, जिसमें काफी चेंजेस आ चुके होते हैं। और ये देख के यूलो यहाँ रोने लगती है कि कहीं ये मेरा ड्रैगन बटरफ्लाई बीमार तो नहीं हो गया। इस पे जिनियन उसे कहता है कि ये बीमार नहीं हुआ है बल्कि ये अपग्रेड हो चुका है और तुम यहाँ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुकी हो क्योंकि तुम अपने आप ब्रॉन्ज लेवल पे पहुंच चुकी हो। जिसपे यहाँ यूलो के हम चुलबुला सा नेचर देखते हैं जो कि पल में रोती है और पल में एक्साइटेड हो जाती है। यहाँ वो आगे जिनियन से कहती है कि वो आगे अब और भी ज्यादा हार्ड वर्क करेगी अपने लेवल को अप करने के लिए, जिसमें जिनियन उसे कहता है कि अब तुम कितना ज्यादा हार्ड वर्क करोगी क्योंकि तुम मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुकी हो। हम देखते हैं यूलो को शर्माते हुए वो जिनियन को थैंक्स कर रही होती है क्योंकि उसी के वजह से आज ये वहाँ पे लेवल अप कर पाई है। अब यहाँ ये सुन के जिनियन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि तभी हम यहाँ बहुत ही विचित्र सा सीन देखते हैं। जिनियन कोशिश कर रहा होता है यहाँ यूलो को किस करने के लिए। अरे भाई वो माइनर है। अब यहाँ यूलो के दिल में भी जिनियन के लिए सेम फीलिंग होती है। ये जान के जिनियन काफी खुश हो रहा होता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए सेम काइंड ऑफ फीलिंग शेयर कर रहे हैं। इससे पहले कि इन दोनों माइनर्स के बीच ऐसा कुछ हो पाता, हम वहाँ पे एक बहुत बड़े फ्लाइंग हाथी को देखते हैं और ये फ्लाइंग हाथी कम पिगी वही होता है जिसने उस विलेज में लगे आग के दौरान इन दोनों को उस गुफा के अंदर से निकाला था। और इसको राइड करने वाला और कोई नहीं बल्कि वही अडा होता है जो इनका बिजनेस पार्टनर भी था। यहाँ वो चिल्लाते हुए इन दोनों को हाई करता है और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड हो जाता है फिनिश। अब नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एपिसोड शुरू होता है जहां हमने देखा था कि इनसे मिलने के लिए उसी मौत के रेगिस्तान में यहाँ उनसे मिलने अडा भी आता है जो कि इनका पुराना बिजनेस पार्टनर भी होता है। यहाँ वो उन दोनों से कहता है कि कुछ दिन के लिए मैं तुमसे दूर क्या हुआ, यहाँ तो तुम लोगों के पास ही अपने अपने ड्रैगन्स हो गए, लेकिन मैं तुम लोगों के लिए यहाँ इससे भी ज्यादा बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ कि उस माओ टाउन में एक बहुत ही बड़ा ऑक्शन होने वाला है जहाँ पे काफी ज्यादा शहर के अमीर लोग आएंगे। आगे वो जिनियन की तरफ देख करके इशारा करके बोलता है कि हो सकता है कि हम उन अमीर लड़कियों में से कुछ अपने लिए पटा भी लें। अब आगे अडा यहाँ पे उस ऑक्शन हॉल का उसे टिकट भी देता है, जिसे देखते ही यहाँ जिनियन को कुछ याद आता है कि उसने इस तरह की पर्ची को पहले देखा है। अब आगे उनकी जर्नी उसी माओ सिटी की तरफ जाती है जहाँ इन्हें पता चलता है कि ये लोग तो पहले से ही यहाँ आ चुके हैं और ये वही ये बाओ वाला ट्रेजर पैविलियन है। जिसपे यहाँ अडा तो काफी एक्साइटेड होते हुए उन्हें बताता है कि लाया हो ना मैं तुम्हें एक अमेजिंग सी जगह पे, जिसपे यहाँ यूलो और जिनियन साथ ही में कहते हैं कि हम यहाँ तो आ चुके हैं, इवन यहाँ पे हमने इस येबाओ कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट भी किया है। जिसपे अडा यहाँ उनसे चीखते चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि अब तक मैं यहाँ पे नहीं आया, इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारे ट्रेजर्स की जरूरत होती है कि
तो तुम लोगों के पास ये सारे ट्रेजर्स आखिर आए कहाँ से। यहाँ ये दोनों उनकी एक नहीं सुनते और आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी हम जिन्यून को देखते हैं जो कि अपनी ही सिस्टम से टकरा जाता है। हाँ, उसकी सिस्टम उसे लगातार कह रही होती है कि उसका एक इम्पोर्टेंट मिशन अभी करना अधूरा रह गया है, जिसपे यहाँ जिन्यून उसे कहने लगता है कि तुम इस तरह से मैसेज देने से पहले मुझे थोड़ा इन्फॉर्म कर दिया करो, बंदा थोड़ा संभल जाए। जिस पे उसके सिस्टम बार बार एक ही मैसेज को रिवाइंड कर रही होती है कि तुम अपने मेन मिशन से भटक रहे हो। तभी यहाँ जिन्यून अपने सिस्टम से इरिटेटेड होते हुए कहता है कि मैं इस मैसेज को पढ़ चुका हूँ और इसे समझ चुका हूँ। कि तभी हम देखते हैं कि यूलो उसके सामने खड़ी होती है और यहाँ वो सोच रही होती है कि ये जिन्यून आखिर हवा में किससे बातें कर रहा है, लेकिन यहाँ जिन्यून उसे घुमा फिरा कर जवाब देता है। कि तभी हम उस अडा को देखते हैं जो वहाँ पे एक लड़की पे ये कहते हुए लाइन मार रहा होता है कि अगर मैं यहाँ का जज होता तो अभी आपको जेल भिजवा देता, क्योंकि आपकी ब्यूटी ने मेरे दिल को ना चुरा लिया है। अब यहाँ अडा की इस पिकअप लाइन पे वो लड़की तो भड़क जाती है और उसे ठरकी कहते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाती है, जिसपे अडा उसे ये चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि अरे कहाँ चली तुम, मैं तो यहाँ जन्मजात सिंगल हूँ और जाने से पहले रुको तो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा डेस्टिनाइड पर्सन हूँ। अब यहाँ ये दोनों उसकी इस हरकत को खड़े होकर देख रहे होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि अगर ये हमारे साथ उस ऑक्शन में गया तो जरूर वहाँ के बिग बॉस को ये अफेंड कर देगा और फिर हमारा सारा बना बनाया खेल यहाँ बिगड़ सकता है। अब आगे ये लोग उसी ऑक्शन में प्रवेश करते हैं जहां हम देखते हैं कि उस ड्रैगन क्लैन की जो हेड अकीरा होती है वो उन्हें आते हुए देख लेती है। कि तभी अकीरा के पास वहां पे एक और न्यू कैरेक्टर सामने आता है जो उसे वही ड्रैगन फ्रूट बेचने की कोशिश करता है जो कि अकीरा पहले ही जिन्यून से उस 9th ग्रेड ड्रैगन क्रिएशन स्टोन के बदले में खरीद चुकी होती है। यहाँ वो बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि वो कार्मन है जो कि उसका फैमिली से बिलोंग करता है। और गाइस, अगर आपने इसके पिछले एपिसोड देखे होंगे तो आपको यहाँ पर पता चल ही गया होगा कि वो जो क्रो मार्क्स वाला वही बंदा होता है जिसने उस फॉरेस्ट में जिन्यून ने जब वो ट्रेजर हासिल किया होता है तब उस पे हमला किया था। और ये वही का फैमिली का ही होता है जिसने जिन्यून को ये धमकी दी होती है कि वो आगे उसे नहीं छोड़ेगा। यहाँ अकीरा उस ड्रैगन फ्रूट को लेने से इनकार कर देती है, ये कहते हुए कि उस 9th ग्रेड ड्रैगन क्रिएशन स्टोन के बदले में उसने पहले ही किसी और से इस ड्रैगन फ्रूट का एक्सचेंज कर लिया है और फॉर्चुनेटली वो बंदा यही इसी ऑक्शन में मौजूद है। जैसे वो कार्मन और वो क्रो मास्क वाला वो बंदा यहाँ जिन्यून को देखता है, वो तुरंत ही पहचान जाते हैं कि ये तो वही फॉरेस्ट वाला लड़का है। यहाँ वो मार्क्समैन उस कार्मन को बॉस कह रहा होता है और ये कहते हुए कि मुझे बस एक और मौका दीजिए, अब की बार मैं इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पे वो कार्मन उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है, ये कहते हुए कि तुमसे बस मैंने एक काम करने को कहा था, वो भी तुमसे नहीं हुआ, तुम तो एकदम यूजलेस निकली। अब आगे वो यहाँ उसे ऑर्डर देता है कि अब की बार मैं इस लड़के से खुद यहाँ निपटूंगा, लेकिन तुम बस इस चीज का ख्याल रखना कि इस जो मायो सिटी के सिक्योरिटी है इसके बारे में किसी को भनक भी ना पड़े। अब आगे हम देखते हैं कि वो ऑक्शन स्टार्ट होता है जहाँ पे एक लड़की आके ये अनाउंस करती है कि यहाँ एक से बढ़कर एक ट्रेजर्स है और जब तक कि आपके जेब में पैसे हैं यानी आप उसे अफोर्ड कर पाते हो सो ऐसा कोई ट्रेजर्स नहीं होगा जिन्हें हम आपको बेच ना सके। अब ऐसा कहते हुए वो लड़की उस ऑक्शन की सबसे स्पेशल आइटम को पेश करती है जो कि एक पिंजरे में बंद लड़की होती है। अब जैसे ही जिन्यून उसे देखता है वो एकदम शॉक रह जाता है क्योंकि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि क्वीन यान होती है। अब ये क्वीन यान कौन होती है और आगे इस सीरीज में इसका क्या अहम रोल अदा करती है, इस बात से भी पर्दाफाश होगा और ये भी हमें पता चलेगा कि वो जो फैमिली का है आखिर क्यों वे लोग हाथ धोकर के जिन्यून के पीछे पड़े हैं। साथ ही हमें वो ड्रैगन ग्रैंड के बारे में भी पता चलेगा जो कि उस ड्रैगन फ्रूट को बदले में इतनी कीमती ट्रेजर्स को एक्सचेंज कर रहे थे। सो आगे इस सीरीज में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी हमें जानना बाकी है और जो इसे और भी ज्यादा इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग बनाएगा। ये एपिसोड यही खत्म होता है और हम अगले एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि उस युवा कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही बड़े ऑक्शन में जाते हैं जहाँ पे उन्हें ऑक्शन के आइटम के तौर पे वहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है जिसे देख के जिन्यून काफी ज्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि ये क्वीन याना थी। क्योंकि जिन्यून यहाँ पर फ्यूचर से आया होता है तो उसे पता होता है कि ये जो क्वीन याना है वो अपने पास्ट लाइफ में टॉप 10 मास्टर्स में से 7th रैंक पे थी। साथ ही में वो जो डेंजरस ड्रैगन क्लैन होते हैं ये इनकी किलर कल्टीवेटर भी होती है और ये इतनी ज्यादा पॉपुलर थी कि इन्हें डिमन का विनाशकारिणी कहा जाता था। जहाँ जिन्यून ने इसकी हिस्ट्री के बारे में फ्यूचर में पढ़ा होता है।
जिससे उसे पता चलता है कि मास्टर बनने से पहले ये इसी तरह की एक ऑक्शन में एज अ स्लेव बेची गई थी। अब यहाँ पे जिन्यून इन्हीं सब बातों के बारे में सोच ही रहा होता है कि वो जो ऑक्शन गर्ल होती है वो कोई नियाना के बारे में यहाँ बताती है कि ये खूबसूरत तो है लेकिन इसमें एक कमी है, इसके पास कोई भी ड्रैगन सोल नहीं है। मतलब अभी तक ड्रैगन गॉड ने इसे अपने एक ड्रैगन सोल से ब्लेस नहीं किया है, जो कि वहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी कमी होती है क्योंकि वहाँ सभी लोग ड्रैगन नाइट्स होते हैं जिनके पास अपने अपने ड्रैगन्स होते हैं। अब यहाँ जिन्यून ये सुन के तो और भी ज्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि ये जो डिमन विनाशकारिणी होती हैं, क्योंकि फ्यूचर में इसके पास एक ऐसा स्पाइडर ड्रैगन होगा जो सारे ड्रैगन्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डार्क ड्रैगन होगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसके पास वो डार्क स्पाइडर ड्रैगन हो उसके पास कोई ड्रैगन सोल ना हो। लेकिन वहाँ जो वो ऑक्शन गर्ल होती है उस क्वीनियाना के लिए यहाँ 1000 के गोल्ड कॉइन्स के लिए बोली लगाती है। वहाँ जो बाकी के बंदे होते हैं उसके लिए बोली लगाना शुरू करते हैं, जहाँ पे एक बंदा 3000 के गोल्ड कॉइन्स की बोली लगाता है। इस पे जिन्यून यहाँ पे उस क्वीनियाना की असलियत को जानता था, इसीलिए वो सीधे 5000 गोल्ड कॉइन्स की बोली लगाता है, जिसपे यहाँ उस बंदे और जिन्यून में कंपटीशन शुरू हो जाता है और ये दोनों ही अपनी अपनी बोलियों को लगातार बढ़ाते जा रहे थे। अब जैसे ही वो बंदा बोली अपनी इंक्रीज करते रहता है, जिन्यून को हम देखते हैं कि यहाँ उसकी बोली रुकती है 10,000 गोल्ड कॉइन्स पे, जिसे सुनकर वहाँ के जो आसपास के लोग होते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये लड़का लगता है कुछ ज्यादा ही अमीर घराने से है, क्योंकि वो एक ऐसे गुलाम को खरीद रहा है जिसके पास तो ड्रैगन सोल ही नहीं है। अब जिन्यून यहाँ पे याना को खरीद लेता है और बोली यहीं पर बंद होती है। आगे हम अडा को देखते हैं जो ये सोचकर खुश हो रहा होता है कि यहाँ जिन्यून ने अपने लिए एक गर्लफ्रेंड खरीद ली है, जिसपे यूलो उसे चिढ़ते हुए बोलती है कि तुम दोनों ही ठरकी हो। यहाँ मैं नहीं सोची थी कि ये जिन्यून भी एक नंबर का लीचड़ है। अब इधर इनकी इस तरह की नोक झोंक चालू ही रहती है कि दूसरी तरफ हम इनके दुश्मनों को देखते हैं जो कि का फैमिली से होते हैं। और यहाँ वो कौवे के मार्क्स वाला आदमी अपने बंदों से कहता है कि सारे इंतजाम कर लो क्योंकि मुझे इन लोगों को यहाँ से भागने से पहले पकड़ना है। अब यहाँ वापस से सीन शिफ्ट होता है जिन्यून की तरफ, जहाँ पे याना जिन्यून को मास्टर कह के बुलाती है, जिसपे जिन्यून उसे कहता है कि वो उसका मास्टर नहीं है और वो चाहे तो उसे जिन्यून बुला सकती है। आगे वो उससे कहता है कि अब तुम हमारे साथ ही रहोगी और हमारी टीम को ही फॉलो करोगी। जैसे ही वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास सिर्फ यही कपड़े हैं, जिसपे याना उसे मास्टर कहते हुए बोलती है कि अगर मास्टर को ये कपड़े पसंद नहीं है तो मैं इन्हें अभी उतार देती हूँ। ये देख के यूलो उस पे भड़कने लगती है, ये कहते हुए कि तुम पागल हो गई हो क्या। जल्द से जल्द इन दोनों को कहती है कि अपनी आंखें बंद कर लो। अब आगे यहाँ पे वो एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि याना की फैमिली अब नहीं रही है। अब ये सुन के सारे दुखी हो जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि अब तुम हमारे साथ ही रहोगी और धीरे धीरे हमारे के बीच एडजस्ट हो जाओगी, इसीलिए अब से तुम हमें अपनी फैमिली ही समझो। अब आगे हम यहाँ बहुत ही अजीब लेकिन फनी से सीन को देखते हैं कि सारे लोग उसके इंट्रोड्यूस करते हुए वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन याना जो रहती है वहीं खड़ी रहती है, जिसपे जिन्यून उसे कहता है कि तुम यहाँ खड़ी क्यों हो। तो याना उसे कहती है कि मास्टर ने मुझे अपने साथ चलने को कहा ही नहीं, तो मैं बिना मास्टर के कमांड दिए हुए अपने आप को फ्रीली कैसे मूव कर सकती हूँ। जिसपे जिन्यून उसे कहता है कि तुम्हें मेरे कमांड की कोई जरूरत नहीं और मैंने कहा ना कि तुम मुझे मास्टर मत कहो और तुम्हें बस हमारे साथ ही रहना है और बस हमें फॉलो करो। कि तभी यहाँ जिन्यून के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है और उसे जल्द रेस्ट रूम भागना पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि जैसे ही जिन्यून ने उसे कहा था कि फॉलो करो, याना यहाँ उसके पीछे पीछे रेस्ट रूम तक ही चली जाती है, जिसपे जिन्यून उसे चिढ़ के कह रहा होता है कि तुम्हें मुझे रेस्ट रूम में फॉलो करने की जरूरत नहीं थी। अब आगे इनकी हम नई जर्नी को स्टार्ट होते हुए देखते हैं, जहाँ इन्होंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ उनकी अगली मंजिल होती है किसी ट्रेजर को हंट करने की। अब यहाँ ये लोग अपनी अपनी सवारी में जा ही रहे होते हैं। ये सीन देखने में वाकई में बहुत ही मिसमराइजिंग होता है, लेकिन हम तभी देखते हैं कि अडा का जो उड़ने वाला हाथी होता है उसकी स्पीड काफी कम हो जाती है, जिसपे अडा चिल्ला रहा होता है ये कहते हुए कि तुम्हें क्या जरूरत थी कि उस ऑक्शन में रखे सारे के सारे फ्री के फ्रूट्स को खा लेने की। जहाँ भी खाना देखते नहीं हो तुम तो टूट पड़ते हो और इसी ओवर ईटिंग की वजह से तुम्हारे ये ओवर साइज और भी ज्यादा ओवर हो चुका है। अब धीरे धीरे चलो। आगे वो उस पे चिल्ला रहा होता है ये कहते हुए कि फ्री का माल देखा नहीं कि तुम तो उस पे टूट ही पड़ते हो। और यहाँ बेचारा अपनी ही किस्मत को कोस रहा होता है, क्योंकि ना तो उसके इस उड़ने वाले हाथी में फुर्ती होती है और इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उस कॉन्फ्रेंस में उसे एक लड़की तक घास नहीं डालती। हाँ, वो अपने आप से कह रहा होता है कि इतना हैंडसम और सुंदर होने के बावजूद भी लड़कियों को तो उस पर टूट पड़ना चाहिए, लेकिन एक सिंगल लड़की ने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन हम तभी देखते हैं कि उस दुखी आत्मा के सामने कई सारे उड़ते हुए ड्रैगन सामने आ जाते हैं,
जो इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे यूलो इस बात की खबर जिन्योन को देना चाहती थी, जिन्योन यहाँ आगे निकल चुका होता है कि तभी यूलो अपनी ड्रैगन सोल का यूज करते हुए जिन्योन को कम्युनिकेट करती है। उसे बताती है कि वो जल्द से जल्द पीछे देखे। अब जैसे ही जिन्योन पीछे दिखता है तो वो अपने पार्टनर को बहुत सारे ड्रैगन्स के बीच घिरा पाता है। तभी अचानक से हम उनके मेन लीडर को देखते हैं, जो आते ही यहाँ जिन्योन पे अटैक करता है। और ये और कोई नहीं बल्कि वही का फैमिली का जो कारमन होता है, वो अपने खास बंदे को, जो कि एक स्पेशल कौवे वाला मास्क लगाए था, वो यहाँ जिन्योन के सामने खड़ा होता है। आगे वो जिन्योन से कहता है कि हमारी फिर से मुलाकात हो गई, तो क्या तुमने मुझे पहचाना? पिछले के एपिसोड में हमने इसी क्रो मैन को देखा होता है और ये क्रो मैन वही होता है जो जिन्योन से उस ब्लू सी ट्रेजर के लिए उस फॉरेस्ट में फाइट करता है। और जब वो उस ब्लू सी ट्रेजर को नहीं ले पाता क्योंकि उसके लेने से पहले ही जिन्योन ने उसे एक्टिवेट कर लिया था, जिसके एक्टिवेशन के कारण ही हम देखते हैं कि जिन्योन ने अपना ये ड्रैगन पाया था, जो बाय द वे उसके लिए एक फेलियर ही होता है क्योंकि उसके ड्रैगन्स को फिर से रिबूट करने के लिए उसके सिस्टम ने उसे जो टास्क दिए थे, उस टास्क को करने के बावजूद ही उस ड्रैगन की जो पावर होती है वो इंक्रीज हो सकती है और वो नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू कर सकता है। साथ ही हमने पिछले एपिसोड में ये भी देखा था कि जो जिन्योन की सिस्टम होती है वो लगातार उसे फिर से एक टास्क दे रही होती है। अब ये टास्क क्या होता है और अब इन चारों की जोड़ी आगे कौन सी जर्नी पे निकलती है, ये सब कुछ जानेंगे हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले ना आपसे प्लीज एक रिक्वेस्ट है, किसी भी सीरीज की एक्सप्लेनेशन जो आप मेरी वॉइस में सुनना चाहते हैं, इसके लिए मुझे जरूर कमेंट करें। साथ ही अगर वीडियो आपको 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो सिर्फ कमेंट में एक हार्ट दे दो। आपके एक हार्ट से ही मेरा दिन बन जाएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स एंड लाइक्स ही हैं जो मेरी मोटिवेशन का सोर्स है।